हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी क्लास 11 है और आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो उसमें हम कवर करेंगे फिफ्थ शेड्यूल को, सिक्स शेड्यूल को, क्योंकि ये इस साल ना बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे थे। क्योंकि जो सोनम वांगचुक जो थे उन्होंने लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में ऐड करने की मांग को लेकर भी ये काफी सारा चर्चा में बना हुआ था सिक्स शेड्यूल। इसके अलावा भी बहुत सारे वजहों से ये फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा देन हम पढ़ेंगे यूटीज के बारे में, संघराज्य क्षेत्र टॉपिक में कैसे कैसे इनका मतलब कैसे कैसे बने ये संघराज्य क्षेत्र, कितने हैं, कैसे है। उसके बाद में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो है आर्टिकल 371 के तहत, तो उसको हम जानेंगे कि राज्यों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें, इनसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं और तो इनको हम क्या करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। क्योंकि ये क्लासेस वही फिर जैसा कि हमारी क्लास में बताता हूँ कि अभी वो भी आ गया, ये जो ईपीएफओ एपीएफसी का जो यूपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया, तो उसके लिए क्लासेस तो इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि पीवाईक्यूज जो है ना उसको उठा के देखोगे ना आप, क्योंकि हम पीवाईक्यूज करवाएंगे भी। ईपीएफओ के पिछले जो भी 5 या 10 साल के जितने भी पेपर हुए हैं ना, 5 से 10 साल, ऐसा नहीं है ईपीएफओ का हर साल पेपर नहीं होता, लेकिन जब भी पिछले जो 5 से 10 पेपर होंगे ना वो देख लेंगे हमारे उसके हिसाब से कि हमें मतलब पेपर कितने कितने पुराने हैं। तो 2015-16 के बाद में जो भी पेपर हुए होंगे ना ईपीएफओ के एफईएफसी के, तो वो सारे हम जैसा कि हमने जो सीएपीएफ है उसके लिए किए थे ना पीवाईक्यूज, उसी तरीके से ऑफिशियल आंसर की के साथ उनको भी कर लेंगे, ताकि पता चल जाए किसी को जो पीवाईक्यूज का एनालिसिस अच्छे से हो जाए। तो वो सारी चीज़ें साथ साथ कर लेंगे, इसी सीरीज के साथ साथ वो भी चलती रहेगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही पीसीएस वगैरह और जैसे आरएस का एग्जाम है यूपीसीएस, इनमें भी अब जो है जी के जीएस है ना इंडिया लेवल की बहुत अच्छी खासी आने लगी है, तो उनके लिए भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज के हमारे जो टॉपिक है ना फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, पहला जो टॉपिक है उसी को हम शुरुआत करते हैं। तो शुरू करेंगे हम पांचवी अनुसूची से करेंगे। भारतीय संविधान की जो पांचवी अनुसूची है ना, तो चूंकि इसके लिए अगर आर्टिकल की बात करें तो कहाँ इसका वर्णन है, तो संविधान का जो आर्टिकल 244 है ना उसमें 244(1) या 244(a) जो है उसमें ये पांचवी अनुसूची क्या पांचवी सूची का वर्णन है। और ये जो आर्टिकल है किसके तहत आता है, ये आता है संविधान के भाग 10 के अंतर्गत आते हैं। ये आर्टिकल 244 जो है, जो किसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नाम से है, उसी में आता है। फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल उसी के तहत पढ़ाए जाते हैं। तो भारतीय में बात करें ना तो ये फिफ्थ शेड्यूल पहली बात तो 10 राज्यों में लागू है। और ये 10 राज्य जब हमने इससे पिछली ही क्लास में जब पंचायती राज पढ़ रहे थे तो उसमें जब पेशा एक्ट पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने याद भी कराया था आपको एक मैप बना के, हालांकि वो थोड़ा कॉमेडियन सा मैप बन गया था, लेकिन फिर भी मैंने वो 10 राज्य याद करवाई। इसमें भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे सभी दोबारा से। और इसके अलावा लगभग 11.3% जो भाग है भारत का टोटल, उसमें अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा एसटी की शेड्यूल जो ट्राइब है, जनजातीय जनसंख्या, उसमें भी लगभग 8.6% जनजातियां निवास करती है भारत में। तो पांचवी अनुसूची के बारे में कुछ इंट्रो देख ले, परिचय वगैरह देख ले। तो देखो 4 राज्यों को छोड़ दो, एटीएम याद कर लेना, और एटीएम में या तो एटीएम स्क्वायर याद कर लेना, एटीएमएम हो जाए। लेकिन इसमें ना मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूजन होगा, तो क्योंकि मणिपुर नहीं है तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम स्क्वायर ऐसे लिख के उसमें मनी नहीं है, मनी यानी मणिपुर नहीं है, तो क्या हो जाएंगे मेघालय और जो मिजोरम है वो हो जाएगा। इसके अलावा त्रिपुरा और असम, तो ये 4 राज्य जो हैं ये तो आएंगे छठी अनुसूची में। अगर इनको छोड़ दिया जाए ना तो शेष जो अन्य जैसे क्षेत्र हैं जिनमें अनुसूचित जात जनजातियां रहती हैं, तो यह जो जिनमें अनुसूचित जनजातियां रहते हैं उनमें ये पांचवी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। तो उनमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान करती है, किनको छोड़कर, इन 4 राज्यों को छोड़कर। उत्तर पूर्व में इन 4 राज्यों को छठवीं अनुसूची में हम पढ़ेंगे अभी। तो ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, देखो मैप से सही ढंग से याद हो जाएंगे। तो भारत का एक मैप बनाते हैं जल्दी से। तो ऐसे कुछ करके, जगह थोड़ी कम है स्क्रीन पे तो ये मैं बना देता हूँ मैप भारत का, इस तरीके से भारत का मैप हो जाएगा। और इसमें जो 10 राज्य हम याद करने हैं ना पांचवें अनुसूची के, तो कैसे हमें इस तरह सीक्वेंस याद रखना है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ग्रीन ले लेता हूँ।
तो पहले हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर हो गया, इसके नीचे हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करना, सीधे राजस्थान में आना, राजस्थान के बाद गुजरात में आना, 3 हो जाएंगे। देन मध्य प्रदेश में चले जाना, मध्य प्रदेश से सीधे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल के पास झारखंड तक चले जाना, झारखंड से जाते हुए देन सीधे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना, तेलंगाना से फिर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका। ये देखो 10 राज्य हो चुके होंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, MP मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और महाराष्ट्र MH4 लिख दिया मैं इसको, और कर्नाटका। इसके अलावा अगर इनको ऐसे याद नहीं रखोगे, ये तो मेरे हिसाब से ये अच्छी ट्रिक रहने वाली है। इस तरीके से आप याद कर चलोगे ना, मैप बना अच्छे से हो जाएगा। दूसरा, आप इस तरीके से भी दो के कॉम्बिनेशन बना के भी याद रख सकते हो, जैसे कि नीचे महाराष्ट्र कर्नाटका दे दिया, महाराष्ट्र कर्नाटका हो गया, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला था तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ और झारखंड को एक जगह याद कर लिया, छत्तीसगढ़ और झारखंड हो गए। इसी अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश पास है ना, तो गुजरात MP हो गया। इसके अलावा स्टार्टिंग के ऊपर के 2 याद कर लिए हमने, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इस तरीके से भी 10 हो जाएंगे। तो याद करने का मैंने बता दिया 2 ट्रिक, आप कैसे भी इनको याद कर ले कि 10 राज्य कौन से थे। अभी तो इन्हीं में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों मतलब जनजातीय क्षेत्र हैं जो लागू किए गए हैं, ये 5वीं अनुसूची लागू की गई है। इतिहास की बात करें तो ये ब्रिटिश काल से ही एक्सक्लूडेड है, या पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के रूप में एक एक्ट लाया गया था इनका अंग्रेजों का, मतलब कि सेपरेट पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था 1874 का, 1874 का, उसके अंतर्गत आते थे ये क्षेत्र। संविधान निर्माताओं ने इस विरासत को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जब संविधान का क्या किया, निर्माण किया, तो इनको डाल दिया किसमें, 244(1) के तहत। और ये 10 राज्य हो गए, मैंने हम बता दिया सभी को याद करने की। इसके अलावा इन 10 राज्यों में देखें तो 705 अनुसूचित जनजातियां भारत में कुल पाई जाती हैं, जो लगभग देश के कितने 8.6% कुल जनसंख्या का हो जाएंगे। और इसके अलावा ये तथ्य है ना, ये खासकर जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, और हालांकि इसमें भी UPSC में कोई स्टेटमेंट बना के डाल सकता है, तो अब कुछ भी मिस नहीं करना। 2026 का पेपर देखने के बाद तो कुछ भी आ सकता है इस तरीके से, मतलब। और इसके अलावा कुल 59% जो जनजाति अभी भी आर्टिकल 244 के दायरे से बाहर। ऐसा नहीं कि 10 राज्य है ना केवल इनमें ही अनुसूचित जातियां जनजातियां पाई जाती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती हैं, नहीं, केवल मतलब अभी भी लगभग मतलब 40% ही आते हैं इनके दायरे में, तो लगभग 60%, यानी 59 लिख रखा है, लगभग 60% अभी भी ऐसी हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों के दायरों में नहीं आती। तो उनको मतलब 208 आर्टिकल 244 के तहत जो पावर्स मिलनी चाहिए थी ना, वो नहीं मिलती। तो ये हो जाता है, ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि कंप्लीट जो है अनुसूचित जातियां, वो जनजातियां जो है वो 5वीं अनुसूची के तहत आ जाती हैं, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि आधी भी नहीं आती। इसके अलावा इसको देख 2 पार्ट्स है, इसमें जो प्रावधान किए गए ना 2 पार्ट्स में किए गए हैं। 2 पार्ट्स में कैसे किए गए, देखो पहले एक में तो है सामान्य प्रावधान। सामान्य प्रावधान में क्या आता है, भाग ए में अनुसूचित क्षेत्रों में जो राज्य की कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार करना। ये जो क्षेत्र है इनमें जो राज्य की कार्यपालिक शक्ति होती है ना, जो आदेश, लो, कानून बनाए जाते हैं, जो विधेयक बनाए जाते हैं, उन इनसे संबंधित, तो इन क्षेत्रों में लागू करने का प्रावधान हो। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मतलब इनसे संबंधित कोई रिपोर्ट है ना, उसको प्रस्तुत राज्यपाल करेगा राष्ट्रपति को, तो ये भी इन्हीं के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा संघ को मतलब सेंटर जो है, केंद्र है, उसको राज्य को निर्देश देने की शक्ति प्रशासन से संबंधित है। इन क्षेत्रों में जो प्रशासन है वो, एक बात याद रखना कि 5वीं अनुसूची के मामलों में है ना, केवल केंद्र सरकार है जो राज्यों को निर्देश दे सकती है प्रशासन से संबंधित इन क्षेत्रों में। लेकिन जो 6ठी अनुसूची है ना, उसमें राज्य सरकार का काम होता है, ये सारा काम वो यहाँ पे प्रशासन सेंटर का हो रहा होगा। इसके अलावा दूसरे भाग में प्रशासन एवं नियंत्रण का काम किसका खत्म होगा, तो जो TAC बनाई जाएगी, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, इसकी स्थापना की जाएगी इसमें। तो अलग से मतलब एक ट्राइबल जनजातीय जो एडवाइजरी काउंसिल है ना, सलाहकार परिषद, वो बनाई जाएगी। तो अनुसूचित क्षेत्र में लागू कानूनों को राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी जाती है, नियम बनाने की शक्तियां दी जाती है किसको, राज्यपाल को। इनको और डिटेल से जानेंगे क्या क्या पावर्स होती हैं, कैसे कैसे होती है। तो मेन कोर में तो क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, जो क्या करेगा, इनको अनुसूचित जो क्षेत्र है इनको लिस्ट करेगा, इनको घोषित करेगा। कुछ क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के तहत आते हैं, तो इनको लिस्ट कौन करेगा, राष्ट्रपति। उसके बाद आता है राज्यपाल। राज्यपाल का काम क्या होगा, इसमें जो प्रशासनिक मामले है ना, उनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट वगैरह है, कोई आदेश निर्देश देने हैं, तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ तक कि जो TAC होगी ना, हमें पढ़ेंगे, उसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, उनमें कुछ मेंबर्स हैं जो राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत भी किए जाते हैं। और तीसरी होती है एक तो TAC, जो परामर्शात्मक भूमिका होती है। राज्यपाल अगर काम करता है तो इसकी परामर्श से ही कार्य करता है।
यह त्रिस्तरीय ढांचा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति घोषणा करता है कि राष्ट्रपति घोषणा करेगा, राज्यपाल नियंत्रण रखेगा, टीएससी कैसे कैसे शासन चलाना है इसके लिए एडवाइस देगा, सलाह देगा। तो ये सारी इनकी स्ट्रक्चर कैसी थी वो देख लिया। इसके अलावा अब देखिए तो मतलब राष्ट्रपति कैसे इसकी उद्घोषणा करता है, क्या क्या इसको परिभाषा क्या होती है। पावर्स के बारे में बात करें तो परिभाषा तो वे ही होंगे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वो होंगे, अनुसूचित जनजाति जहाँ पे जो एसटीज है उनकी महत्वपूर्ण आबादी निवास करती है, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। एक नोटिफिकेशन अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति को क्या करेगा, सूचित करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अब देखो ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा 5वीं अनुसूची से संबंधित राष्ट्रपति की पावर क्या क्या है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इन अनुसूचित क्षेत्रों को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, इनका क्षेत्र पर सीमाओं में चेंज करना या फिर कोई नया जो अनुसूचित क्षेत्र है उसको घोषित करने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। इसके अलावा साथ में ये याद रखना कि राष्ट्रपति जब इनकी घोषणा करता है ना तो किससे, राज्यपाल जो है उससे परामर्श ले लेता है। तो घोषणा किसके आधार पर, कुछ मानदंड है कि ये घोषणा कैसे किए जाएंगे। ये 4 मानदंड है, 4-5 मानदंड, जैसे एक जनसंख्या का अनुपात कितना है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्षेत्र में अनुपात की भाई कितने अनुपात में जनसंख्या की, जैसे कि मान लेते हम 100 लोग हैं तो उनमें कितने लोग अनुसूचित जनजातियों के हैं, तो एक अनुपात पर डिपेंड करेगा उनकी पॉपुलेशन कितनी है एसटी की। इसके अलावा भौगोलिक विशेषताएं भी, जैसे पहाड़ी, वन, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं या नहीं, वो जो क्षेत्र है उसकी परिस्थितियां कैसी हैं, वहां पर प्रशासनिक सुविधाओं का ढांचा कैसा है, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से मिल पा रही या नहीं मिल पा रही। इसके अलावा आर्थिक विकास कैसा है कि वे क्षेत्र आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में है या नहीं है। तो ये 4 का जो आधार है इनके बेस पर राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल के परामर्श से इन क्षेत्रों को क्या करता है, अधिसूचित करता है। और ये हमने देखा है ताकि जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1884 था वो अंग्रेजों का इसी से संबंधित था, बाद में क्या कर दिया गया, इनको अनुसूचित क्षेत्रों में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अलावा राज्यपाल की कुछ भूमिका होती है, राज्यपाल की भूमिका होती है, कैसी होती है राज्यपाल की भूमिका इसमें, तो राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट देता है। राज्यपाल को अधिसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हर वर्ष या जब भी वह उचित समझे ना, जब उसको रिपोर्ट देना हो तो तब वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा इनसे संबंधित। तो याद रखना राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या फिर जब भी वो उचित समझे रिपोर्ट दे सकता है। इसके अलावा विधायी अनुकूलन शक्ति होती है राज्यपाल को। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूची के द्वारा निर्देश दे सकता है संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम अधिसूचित करने में या लागू न हो, संशोधन के साथ, यानी कि कोई कानून संसद के द्वारा बनाया गया है और ये जो क्षेत्र मान लेते हैं कि ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया है इस क्षेत्र को, तो इसमें वो कानून जो भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है वो कैसे लागू होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ संशोधन के साथ लागू होगा। तो ये सारी चीजों का डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर के द्वारा लिए जाएंगे। गवर्नर चाहे उसको किसी संशोधन के साथ लागू कर सकता है और नहीं तो उसमें उसको लागू करे भी ना भी करे, तो ये किस पे डिपेंड हो जाता है, राज्यपाल को ये पावर्स होती है। इसके अलावा नियम निर्माण की शक्ति भी होती है, जैसे शांति और सुशासन के लिए विशेष नियम बनाने की शक्ति होती है। ये नियम क्या होते हैं, पूर्वव्यापी प्रभाव को मतलब पूर्वव्यापी प्रभाव मतलब पहले की, जैसे हमने भूतलक्षी प्रभाव पढ़ा था ना, वही है कि पहले के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है ना, उनके भी इस पर भी नियम बना सकता है कौन, राज्यपाल। इसके अलावा टीएससी का गठन करता है। अब टीएससी के बारे में थोड़ा जान ले तो क्या होती है टीएससी, जनजातीय सलाहकार परिषद, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो गया टीएससी। और कितने सदस्य होते हैं इसमें है ना, जो 20 सदस्य होते हैं, अधिकतम मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 20 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य में टीएससी अनिवार्य है, मतलब ये अभी हाल फिलहाल में 10 राज्य है ना, उनमें एक टीएससी होना जरूर मतलब कंपल्सरी एक तरीके से। और इसमें 20 मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 3/3 तो किससे होंगे, एसटी के विधायक होते हैं जो राज्य विधानसभा में, यानी कि अगर मान लेते हैं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब के 3/4 यानी कि 15 लगभग 15 जो सदस्य है ना वो एसटी के होंगे पहली बात तो। और एसटी के वो होंगे जो कहाँ पे विधायक होंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधायक होने चाहिए विधानमंडल में, राजस्थान के विधानमंडल में। और किसी और राज्य की बात करें तो उसमें उसके 3/4 जो अनुसूचित जनजातियों से हो और उनके प्रतिनिधि जो विधायक वगैरह हैं तो वो होंगे 3/4। इसके अलावा जो 1/4 होंगे ना वो मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। सदस्यता का प्रावधान कैसा होगा, यदि विधानसभा में एसटी प्रतिनिधियों की संख्या कम है तो शेष जो सीटें होंगी ना उसी जनजाति के अन्य सदस्यों द्वारा भरी जाएंगे। मान लेते हैं कि 15 चाहिए थे एसटी के, और जबकि सब जो विधानमंडल है उसमें मान लेते हैं कि 12 लोग ही हैं एसटी के, उस राज्य संबंधित राज्य से संबंधित शेड्यूल ट्राइब्स एरिया से,
तो जो 3 लोग होंगे वो कैसे भरे जाएंगे, वो मतलब बस ये होगा कंडीशन उनके लिए कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब से होने चाहिए, अनुसूचित जनजाति के अन्य सदस्य होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी अन्य जैसे किसी ओबीसी जनरल के को बैठा दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हो जाती हैं सदस्यता के कुछ प्रावधान हो जाते हैं। इसके अलावा कार्य एवं सीमाएं क्या क्या होते हैं, इनके कुछ कार्य होते हैं, कुछ पावर्स होते हैं, कुछ शक्तियां होती हैं। तो वो क्या क्या होती है, एसटी कल्याण पर राज्यपाल को सलाह देना, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जो जनजाति है ना उनके कल्याण से संबंधित जो राज्यपाल को ये करते हैं एडवाइस करते हैं, फिर राज्यपाल इसको आगे रखवाता है राष्ट्रपति के समक्ष। तो राज्यपाल इस क्षेत्र में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू होने से रोक सकता है, ये राज्यपाल की पावर है। और ये जो काम करेगा तो खासकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कल्याण से संबंधित सलाह कौन देगा इनको, ये टीएसी देगा। तो इस तरीके से सर्कल बन जाता है। टीएसी की भूमिका केवल एडवाइजरी होती है, ये याद रखना कि केवल सलाहकारी प्रकृति होती है। राज्यपाल इनकी सलाह तो लेना होता है, सलाह टीएसी का परामर्श लेना राज्यपाल के लिए कंपलसरी है, लेकिन वो सलाह को माने या ना माने ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सलाह लेना कंपलसरी है, ये बात याद रखना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की। इसके अलावा ये जो है ना ये जो 5th शेड्यूल के तहत जो क्षेत्र आते हैं टीएसी जो है, इनका काम क्या होता है, मतलब एक तो जनजातियों की जो भूमि है ना उसको गैर जनजातियों को स्थानांतरण करने से रोकने वाले कानून को लागू करने का काम भी राज्यपाल को होता है, ये याद रखना। अगर मतलब कि जो अपने क्षेत्र की भूमि है उसको किसी गैर जनजाति को देने से स्थानांतरण से रोक लगा देगा, कौन, राज्यपाल लगा सकता है। इसके अलावा या इस क्षेत्र में जो साहूकारी व्यवस्था चलती है उस पर भी नियंत्रण का प्रावधान है, किसके तहत, इसी के तहत। तो ये जो डिसीजन लेता है ना राज्यपाल, वो टीएसी के परामर्श पर लेगा और राष्ट्रपति की अनुमति से लेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो पेसा एक्ट है, हमने पढ़ा था पेसा एक्ट इसीलिए लाया गया था कि जो पंचायत के जो पंचायती राज के जो रूल रेगुलेशंस है उनको क्या करना था, लागू करना था। पंचायत में एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज में पंचायतों को एक्सटेंशन करने के लिए एक एक्ट लाया गया 1996 में, जिसको बोला गया पेसा एक्ट। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, और हम यहाँ पे और पढ़ लेते हैं हल्का सा। तो ये जो पेसा एक्ट है, तो 73वां जब संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें हमने देखा था कि इनको क्या मिल गया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। और इसका मतलब ये हो गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में सौतेला लागू नहीं होती। 73वें संविधान संशोधन में ही ये प्रावधान किया गया था कि 5वीं और 6वीं अनुसूची, मैंने अपवाद पढ़ाए थे ना कि इन क्षेत्रों में ये सौतेला लागू नहीं होंगे। पेशा ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को विशेष रूप से लागू किया और जनजातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार दिया। यानी कि 5वीं और 6वीं अनुसूची हमने पढ़ाई थी कि इसमें जो पंचायती राज है वो उनके जो रूल रेगुलेशंस है वो जो स्वतः लागू नहीं होते, ये जो रूल रेगुलेशन पंचायत संबंधित है उनको पेशा के तहत लागू किया जाता है 5वीं अनुसूची में। याद रखना 6वीं में नहीं, केवल 5वीं की बात हो रही है यहाँ पे, केवल 5वीं अनुसूची से संबंधित पेशा। ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है, किसके लिए, स्थानीय समुदायों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए। इसके मुख्य प्रावधानों की कुछ बात करें पेशा के बारे में, तो एक तो है ग्राम सभा, सर्वोच्च शक्ति सभी विकास कार्यों को अनुमोदित करना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी ऐसा का विकास के लिए कोई काम चलाया जा रहा है ना इन क्षेत्रों में, तो ग्राम सभा से आपको क्या लेना होगा, अनुमोदन लेना होगा। तो पंचायतों का जो अध्यक्ष का पद होगा, साथ ही जो अध्यक्ष का पद होगा वो जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। और पंचायतों की जो न्यूनतम आधी सीटें होंगी ना वो जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। अगर ये पंचायत, तो ये मतलब पेशा एक्ट के तहत पंचायती कानून यहाँ पे लागू किए जाते हैं ना, तो आधी सीटें जनजातियों के लिए सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, आरक्षित हो जाएंगे इन क्षेत्रों में। तो वहाँ पे एसटीज के सदस्य ही आएंगे। दूसरा, अध्यक्ष का पद ऑलवेज किसके लिए वो हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, अध्यक्ष के लिए ही रिजर्व हो जाएगा। इसके अलावा और ग्राम सभा को मतलब शक्ति संपन्न बनाया गया है। कोई भी विकास कार्यक्रम करना हो तो उसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो लघु खनिज हैं, जैसे लघु खनिज हो गए, और तो लघु खनिज एवं पट्टे एवं खनन पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। यानी कि ग्राम सभा और पंचायतों की कुछ पावर्स होंगी ना वो सौंपी गई है, जैसे वनों की उपजों का प्रबंधन करना, खान के लिए लाइसेंस के संबंध में निर्णय लेना हो तो ग्राम सभा का क्या करना होगा, अनुमोदन लेना होगा। बाजार हो, शराब हो, उनके कारोबार के बारे में। इसके अलावा लघु वन उपज है, उन पर भी इनका जो स्वामित्व किनका बैठा दिया गया, इन क्षेत्रों में जनजातियों का ही स्वामित्व था। उनको उपयोग से रिलेटेड अगर कुछ करना है तो पहले क्या करना होगा, अनुमोदन लेना होगा ग्राम सभा से ही। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं पर नियंत्रण करना हो या उधार देने की व्यवस्था को नियंत्रित करना हो, ये सारे जो पावर्स है ना वो दे दी गई इनको 5वीं अनुसूची के तहत। जनजातीय भूमि में जो लग्नीकरण पर रोकथाम, वो हमने देख लिया था ना कि जो किसी गैर जनजातीय को मतलब गैर अनुसूचित जनजातीय व्यक्ति को क्या कर दे, भूमि का स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी गई थी।
उसके अलावा जनजातीय स्वशासन की आधारशिला एक प्रकार से है पांचवी अनुसूची, जो पांचवी अनुसूची वाला क्षेत्र है। 73वां एवं 74वां संविधान को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं ना, पिछली ही क्लास हमारी उससे ही से संबंधित थी, आप जरूर देखें एक बार। इसके अलावा इसमें क्या कहें, तो देखो 73वां संविधान संशोधन हमने देखा था, एक जल्दी से बता देता हूँ। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था इसमें, और 4 जो क्षेत्र थे, एक तो छठी अनुसूची के तहत, और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के साथ साथ जो 5वीं अनुसूची के तहत जो भी आ रहे थे ना क्षेत्र, उनमें ये जो है 73वें संविधान संशोधन स्वतः रूप से लागू नहीं हो रहा था। वहां पे पंचायत बनाना, ये स्वतः ही पंचायतें बनाई जाएंगी, वो ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं हुआ था, ये एग्जेप्शन हमने देखा था, अपवाद देखा था। तो उसको पेशा के माध्यम से 1996 में, ये देखो ये तो 1992 में हुआ था, 4 साल बाद में लाया गया था पेशा इन क्षेत्रों में किसको, पंचायती राज को स्थापित करने के लिए। और इसी तरह से शहरी जो स्थानीय जो सरकारें हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिला था 74वें संविधान संशोधन में। उनके लिए भी अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ सीमाएं लागू की गई थी कि स्वतः प्रभावी नहीं हो सकती, और विशेष प्रशासनिक स्थिति भी प्रभावित नहीं होती 74वें संविधान संशोधन से, किसकी, अनुसूचित क्षेत्रों की स्वतः रूप से। उनको भी क्या होगा, पेशा के तहत 73वां संविधान संशोधन पेशा का आधार है, और 74वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के लिए, दोनों स्वतः अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। इसलिए डिफरेंस याद रखना कि सब ऐसे आ जाए कि 73वां संविधान संशोधन जब हुआ और पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा मिला था, तो क्या वो पूरे देश भर में स्वतः रूप से लागू हो गई थी ये प्रावधान, तो गलत है, नहीं हुई थी 5वीं छठी अनुसूची के तहत। और भी मैंने बताए थे, जो सिक्किम का क्षेत्र बताया था मैंने, और भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र बताए थे, तो वो उसके लिए आप पिछली क्लास को बच्चे से दे सकते हैं। इसके अलावा 5th शेड्यूल से संबंधित कोई अगर केसेस इंपॉर्टेंट हुए हैं, तो जैसे समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था। इसमें विषय था कि जो बोरा रिजर्व फॉरेस्ट है ना, अनुसूचित क्षेत्रों का है, उसमें निजी निगमों को दिए जाने खनन पट्टे की वैधता पर प्रश्न उठाया गया था। और आंध्र प्रदेश में शेड्यूल एरियाज लैंड ट्रांसफर रेगुलेशन, इसमें गैर जनजातियों को भूमि अलगीकरण प्रबंधन का मतलब अधिकार है ना, वो दिया गया था किसके तहत, समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के तहत। इसके अलावा जो खनन पट्टे पर, इसमें जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये थे इसके, समाथा केसेस 1997 का इंपॉर्टेंट केस है, उसके तो खनन पट्टे रद्द कर दिए गए, जो निजी क्षेत्रों को दे दिए गए थे ना, ऐसा संवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उनको। इसके अलावा भूमि हस्तांतरण, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि, वन भूमि, जनजातीय भूमि को, जिसको गैर जनजातियों के निजी लोगों को, उद्योगों को पट्टे पर दे दिया गया था, उसको भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। खनन का राइट जो था उसको केवल आंध्र प्रदेश स्टेट जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, मतलब राज्य की जो मिनरल कॉर्पोरेशन है डेवलपमेंट के लिए, उनको जनजातियों की सलाहकार सहकारी समिति के द्वारा, और तभी तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का पालन हो, मतलब कि खनन का अधिकार केवल किसको दिया गया था, आंध्र प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। और कब, एक तो टीएसी की सहकारी जो समिति है उसके परामर्श, और साथ में जो 1986 का ईपीए एक्ट, और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट था 1980 का, उसी की बाउंडेशन में रहते हुए। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस था जो खनन विनिमय पर भारत का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन इसको बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ और केसेस थे, जैसे कि रमी रेड्डी केसेस था, जिसमें वही आंध्र प्रदेश के ही शेड्यूल्ड एरियाज में लैंड ट्रांसफर है ना, उसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था। 1988 में ये हुआ था। 2011 में नंदिनी सुंदर केस जो था, वो भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, किसमें, अनुसूचित क्षेत्रों की जो जनजातीय जनसंख्या ना, उसके फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा से संबंधित केस है। इसके अलावा 2023 की अनिल अग्रवाल फाउंडेशन केस, जो कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज है ना, उनमें विश्वविद्यालय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को रद्द किया। इसने घोषित किया कि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं किया था, राज्य सरकार ने संबंधित जनजातियों की सहमति प्राप्त नहीं की, इसलिए रद्द कर दिया गया इसको, जो यूनिवर्सिटीज के लिए यहाँ पे भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसके अलावा और ये जो केस गैर जनजातियों के निवास के अधिकार के लिए, आदिवास फॉर सोशल एंड ह्यूमन राइट केस हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जो 5वीं अनुसूची से संबंधित थे। इसके अलावा एक कंपैरिजन है 5वीं और 6ठी अनुसूची, ये तुलना तब कब करेंगे जब हम 6ठी पढ़ लेंगे एक बार। ये क्विक रिवीजन अगर करना हो आपको, ये एक स्लाइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो, इसको अच्छे से आप याद कर सकते हो, किस आर्टिकल के तहत कहाँ कहाँ कितनी कितनी भूमि है, टीएसी में कितने सदस्यों का डिसीजन लिया जाता है, और कुछ खान प्रबंधन से संबंधित केस कौन सा पेशा एक्ट के बारे में हो गया। इसके अलावा भारत में कितनी जनजातीय, जो भारी जनजाति कितनी अभी जो अभी तक टीएसी के दायरे में नहीं आती, अनुसूचित क्षेत्र या 5वीं अनुसूचित के क्षेत्र में नहीं आती। इसके अलावा ये सारे केस, केरल में 2133 बस्तियां हैं जो 2015 में अनुमोदन की प्रतीक्षा की, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा जो है वो भी लंबित
मतलब यानी कि कर्नाटका तक हमने देखा था, केरल तक नहीं गए थे ना। केरल में मतलब अभी भी बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जो मतलब इसके लिए अभी विवादित डिस्प्यूट बना हुआ है कि उनको भी चाहिए कि हमारे यहाँ को भी क्या दिया जाना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्रों का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से आते हैं छठवीं अनुसूची। छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची क्या है, वो 244 एक हमने पढ़ा था, ये 244 दो के तहत है। इसमें जो आर्टिकल 244 दो के तहत आएगा। और इसमें क्या होता है, जो चार मैंने बताए थे अभी, एटीएम में मनी नहीं है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मनी नहीं है, मणिपुर नहीं आएगा, एटीएम स्क्वायर आएगा। एटीएम स्क्वायर में मनी नहीं है। मेघालय और मिजोरम दो हो गए, त्रिपुरा, असम, इन चार राज्यों में छठी अनुसूची के कुछ महत्वपूर्ण आयाम जैसे संवैधानिक पराय, मतलब ये सारी चीजें तो हमें पढ़ना ही है। इन चार राज्यों में क्या करना होता है, ये जो छठी अनुसूची है ना उसके प्रावधान लागू है। आर्टिकल इससे संबंधित 244 दो है और 275 एक है। और 10 जनजातीय क्षेत्र, मतलब चार जो राज्य है ना, इन चार राज्यों में 10 जनजातीय क्षेत्र आते हैं जो छठी अनुसूची के तहत आते हैं। वो हमें देखेंगे एक एक का नाम। और काम होता है इनका जो अपने आत्मनिर्णय एवं जनजातीय स्वशासन को सुरक्षित करने से संबंधित हो गया। छठी अनुसूची का संवैधानिक आधार तो वही देखो 244 दो है। छठी अनुसूची के प्रावधानों को ये चार राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू करता है। इसके अलावा 275 में देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा इन राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है कि जो ग्रांट होगा ना इन चार राज्यों को केंद्र सरकार क्या करेगा, ग्रांट्स देगा यानी अनुदान देगा। तो उसके लिए 275 एक भी आप याद रखना छठी अनुसूची वाले राज्यों से संबंधित है। इसके अलावा पांचवी अनुसूची हमने देखा ही था, तो पांचवी अनुसूची की तुलना में छठी अनुसूची है ना कहीं और अधिक मजबूत है और व्यापक स्वायत्ता प्रदान करती है। व्यापक स्वायत्ता कैसे प्रदान करते हैं, जब हम पढ़ेंगे ना इनका जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, स्वायत्त जिला परिषद, उनकी पावर्स है जो टीएसी से बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको ज्यादा पावरफुल माना जाता है। किससे, पांचवी अनुसूची से। तभी तो जो सोनम वांगचुक है वो लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में यानी कि उनको पावर अच्छी खासी मिल सके उनसे संबंधित जो क्षेत्रों से, तो इसीलिए तो ये विवादित बना हुआ था। उन्होंने बहुत मतलब इस पे कोशिश भी की थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण इसको लेकर कुछ था। इस तरीके के क्वेश्चन है ना, जैसे 2024 का पीवाई की उठा के देखोगे और भी कोई भी यूपीएससी का एग्जाम उठा के दे लो जिसमें स्टेटमेंट दे देता है, किसी की लाइन किसने कहा था ये पूछ लेता है, या फिर किससे संबंधित कहा था ये पूछ लेता है। जैसे बी आर अम्बेडकर साहब थे डॉक्टर, उन्होंने कहा था संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि असम में जनजातीय लोग अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की गहरी जड़ें रखते हैं, इसलिए उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। यह मात्र प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी बल्कि क्या होगी, सांस्कृतिक जो अस्तित्व है ना उसका संवैधानिक संरक्षण करेगा। जो जनजातीय हैं उनकी संस्कृति का भी क्या करेगा, संरक्षण करेगा। 4 राज्य हो गए। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में गोरखा हिल्स काउंसिल 2007 के बाद इसको शामिल किया गया। जो गोरखा हिल काउंसिल 2007 के बाद इसको ऐड किया गया। पांचवी अनुसूची हमने देखा, राज्यपाल को भी नियम बनाने की शक्ति है पांचवी अनुसूची में, किंतु जो जनजातीय समुदाय सीधे कानून नहीं बना सकते थे। परंतु छठी अनुसूची में क्या है, ये परिषदें खुद का कानून स्पेशल बना सकती हैं। वहां पे तो ये था कि कोई कानून बना हुआ है उसको लागू करना है नहीं करना, कितने संशोधन के साथ लागू करना है, ये सारे प्रावधान उनको सलाह दी जाती थी टीएसी की। यहाँ पे तो कानून अध्ययन बना सकती है कौन, जो छठी अनुसूची के तहत जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्ता का स्तर ये जिला परिषदें होंगी ना अंतर्गत जो एडीसी होंगी, वो भूमि, जल, वन, व्यापार, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बना सकती है। वह संघीय ढांचे के भीतर एक उप केंद्र की भांति कार्य करती है। अब ये स्वायत्त जिले क्या होते हैं और इन स्वायत्त क्षेत्र जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। और पहले एक बात यह याद रखना, जैसे पांचवी अनुसूची में हमने देखा था कि इसकी घोषणा कौन करता है इन क्षेत्रों की, तो इन अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा छठी शेड्यूल के तहत भी करता कौन है, प्रेसिडेंट ही करता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और किसके परामर्श पर, वही गवर्नर के परामर्श पर करेगा, याद रखना। और रिपोर्ट कौन देगा, वही गवर्नर फिर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। प्रतिवर्ष तो देगा ही, और जब भी जरूरत हो या राज्यपाल मांगे, राष्ट्रपति मांगे तब भी रिपोर्ट दे सकता है। इसके अलावा पहले तो ये 10 जिले कौन कौन से हैं, इन 4 राज्यों में 10 जिले हैं। छठी अनुसूची के तहत 10 स्वायत्त जिले घोषित किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा की बात करें तो असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 है और त्रिपुरा में 1 है। ये कौन कौन से हैं, इनका अगर आपको नाम याद रखना हो तो देखो, असम में याद रखना बोडोलैंड, कार्बी एंगलोंग और दिमा हसाओ, या इनमें जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बोलते हैं बोडोलैंड में तो, और कार्बिलोंग
और दिमासा, और इनमें से कुछ प्रमुख जनजातियां भी जैसे बोडो, कार्बी, दिमासा, इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया है, इन स्वायत्त जिला परिषदों का नाम रखा गया है। तो बोडो, कार्बी, दिमासा, ये आपको याद रखना है। मेघालय के तीन ही कौन कौन से हैं इसमें, खासी हिल्स, गारो हिल्स एंड जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जो हिल्स है ना, उन्हीं में तीन प्रकार की जनजातियां हैं, उन्हीं के नाम पर है गारो, खासी, जयंतिया। तो इनकी जो तीन तीन जो डिस्ट्रिक्ट है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, तीन, ये हो गई 6। इसके अलावा त्रिपुरा में एक है, वो है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज बोलते हैं इसको, TTAADC, TTAADC। त्रिपुरा ये मान्य जनजाति, त्रिपुरी ये मान्य जनजाति इस क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा मिजोरम में तीन है, चकमा, लाई, मारा, चकमा, लाई, मारा, और ये जनजातियों के नाम की उनके उन्हीं के नाम पर है, चकमा, लाई, मारा, कहाँ पे, मिजोरम में। इसके अलावा ये 4 हो गए, और यहाँ से देखो 3, 4, 3, 7 और 3, 10, यहाँ से 10 हो गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो गोरखा हिल्स काउंसिल है दार्जिलिंग की, उसको गोरखा एवं पहाड़ी समुदाय, इनको भी शामिल किया गया था। लेकिन मेनली तो हमें ये 10 ही याद रखने हैं, ये 4 राज्य याद रखने हैं, है ना, ठीक है। इसको चाहे याद रखो ना रखो, गोरखा हिल्स को आप। इसके अलावा एक स्वायत्त जिला काउंसिल बनाई जाते हैं, स्वायत्त जिला काउंसिल। तो ये जो इसमें क्या बनाई, उसमें जैसे TAC थी ना, उसी तरीके से इसमें बनाई जाती है क्या, स्वायत्त जिला काउंसिल बनाई जाती है। इसको ADC बोलते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। और इनकी गठन कौन करता है, स्वशासित जिलों की स्थापना कौन करता है, तो इनका स्थापना करेगा पहली बात गवर्नर के द्वारा स्थापित किए जाएंगे ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। और ये जो परिषदें होंगी ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो इनकी स्थापना राज्यपाल करेगा। इसमें कितने सदस्य होंगे, उसमें हमने 20 देखा था, इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य हो सकते हैं इसमें। सॉरी, इसमें 30 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें से अगर 4 बात करें, देखो 26 तो होंगे ही, कहां से 26 तो होंगे, इनके निर्वाचित सदस्य होंगे उसी स्वशासित जिले से संबंधित जो लोग होंगे, इन्हीं के जो जिले होंगे ना, उनसे इनसे संबंधित 26 लोग तो होंगे ही। इसके अलावा जो 4 सदस्य होंगे ना, वो राज्यपाल नामित करेगा, राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाएंगे, सही मनोनीत किए जाएंगे। इनका कार्यकाल कितना होता है, ये वो इनकी निर्वाचन सदस्यों का पद धारण जब वो करते हैं तो 5 साल तक कार्यकाल रहता है इनका। और 50 नई सदस्य, 125वें संशोधन में कार्बी आंगलोंग जिला परिषद की, मतलब ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसको याद रखो ना रखो, इतना याद रखना है, 30 सदस्य, 5 वर्ष का कार्यकाल, 4 नामी सदस्य, और बनाता कौन है, राज्यपाल के द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा इनको कुछ इसके स्ट्रक्चर की बात, वही हमारे स्ट्रक्चर में हमने यही पढ़ा है कि 30 सदस्य हैं, 4 वही सारी वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं, और मनोनीत जो करता है वो राज्यपाल करता है। और इसके अलावा ये कुछ दिया हुआ है कि 125वां जो बिल था ना संशोधन का, उसमें कुछ अलग क्षेत्रीय परिषदें ऐड करने की बात की गई थी 2019 में, सभी ADCs की सदस्यता में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें कार्बी आंगलोंग में 30 से 50 करने की सदस्यता बढ़ा दिया गया, सदस्य बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। तो ये एक चीज है, अगर कभी पूछे तो या थोड़ा सा याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसलिए और इनको पावर्स क्या क्या है, इनकी पावर्स की बात करें तो इनको देखो, अर्ध क्वाजी लेजिस्लेटिव जिसको बोलते हैं, अर्ध विधायी शक्तियां इनको, जैसे कानून बनाने की संबंधित शक्तियां हो गई। एग्जीक्यूटिव पावर्स है, कानून बना भी सकती हैं, लागू भी कर सकते हैं। इसके अलावा अर्ध न्यायिक भी होती है, क्वासी जुडिशियल, न्याय देने जैसी शक्तियां भी होती है। इसके अलावा भूमि, कृषि, सिंचाई, वन विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सारी चीजें देखें कानून किन किन पर बना सकते हैं। ये देखो 6ठी अनुसूची में 3 जो पैरा जिला है, पैरा 3 जिला क्षेत्रीय परिषदों को वित्तीय शक्ति, विधायी शक्तियां प्रदान की गई है, यानी कि ये शक्तियां राष्ट्रीय कानूनों के साथ संघर्ष नहीं करती, जिन जनजातीय जीवन के अधिकांश पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे भूमि प्रशासन हो, भूमि का आवंटन करना हो, उस पर कब्जा हो, उसका उपयोग कैसे हो सकता है, और उसको अलग करने की शक्ति किसको है, इन्हीं को है, ADCs को है। गैर जनजातियों को भूमि का स्थानांतरण एवं नियंत्रण करने से संबंधित हो गया। इसके अलावा जल संसाधन की बात करें तो जल पाठ्यक्रम के उपयोग को नियंत्रित करने की शक्ति कृषि को है, मत्स्य, पशुपालन, सिंचाई सहित ये सारी पावर्स इनको है। बाजार एवं व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित पावर की बात कर ले, जैसे बाजार एवं मेलों को विनियमित करना हो, व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना हो, जनजातीय आर्थिक हितों को संरक्षण हो, वो सारी पावर है। इसके अलावा कृषि एवं पशुपालन में कृषि, बागवानी, पशुपालन को नियंत्रण करना हो, जनजातीय आजीविका का क्या है, तो प्रकार से संवैधानिक संरक्षण होता है। तो ये सारी पावर्स किसको है, ADC को है। इन पर डिसीजन कौन लेता है, ADC लेता है, कानून बना सकता है, उनको लागू भी करा सकता है। इसके अलावा 6ठी अनुसूची के लोगों को विशेष भूमि संरक्षण है, जैसे कि संयुक्त खासी जयंतिया हिल्स जिला भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया गया था 1953 का है ये, संयुक्त खासी जयंतिया हिल्स जिला भूमि हस्तांतरण अधिनियम। उसके तहत गैर जनजातीय जो है ना व्यक्ति हैं, उनको इन भूमियों में भूमि खरीदने पर प्रतिबंधित किया गया था।
जैसे वहाँ पे ये 5वीं अनुसूची के तहत भी प्रावधान है, और यहाँ पे भी है, ये अधिनियम आपको याद रखना है। और इसके अलावा डोर बार स्ट्रॉन्ग, डोर बार राइज, डोर बार हिमा जैसी कुछ पारंपरिक संस्थाएं भी जिनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान है। 2026 में खाद्य KHED भूमि विधेयक संशोधनों पर विवाद उठा था और आरोप था कि पारंपरिक संस्थाओं का अधिकार कमजोर होता जा रहा है। खासी हिल्स की मातृवंशीय कुल प्रणाली को भी विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब इनकी अलग अलग अपने अपनी सांस्कृतिक कुछ वैल्यूज हैं, कुछ परंपराएं हैं, तो उनको बनाए रखने का भी इसमें प्रयास किया गया है। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट डिसीजंस में जैसे खनन अधिकार का, खनन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक डिसीजन था, तो 2019 में आया था। 6ठी अनुसूची में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रीय खनन कानूनों के आवेदन को रोकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कुछ मुख्य बिंदु यही थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने मेघालय कोयला खनन मामला था, उसमें स्पष्ट किया था कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो बनाई जाती हैं उनको असीमित खनिज अधिकार नहीं है, मतलब वो एक लिमिटेशन से उनको कुछ जो अधिकार है जो अनलिमिटेड नहीं है, मतलब एक लिमिट के भीतर है। राष्ट्रीय खनन कानून इस क्षेत्र को भी पूर्णतः लागू होते हैं। खनिज खनन विकास अधिनियम की बात करें तो MMDRA अधिनियम 1957। कौन कौन से कानून यहाँ लागू होते हैं, देखो, खान अधिनियम 1952, पर्यावरण संरक्षण 1986, और भी इनसे संबंधित जो कुछ रूल रेगुलेशंस है, परमिशंस जो लेनी होती है, वो सारी चीजें लागू होती हैं। ADC की शक्तियों को प्रभाव क्या पड़ता है कि यहाँ पे खनिज शक्तियों में ADC को माने जाने वाली जो खनिज शक्तियां उसमें भारी कमी है। मैंने मतलब जो पावर्स इनको ये जिनको अनलिमिटेड समझते थे, इस केस के बाद में थोड़ी इनकी पावर में कमी आई। और 2026 में भी जो JHDC का प्रस्ताव लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, करेंटेड अपडेट। जयंती हिल्स स्वायत्त जिला परिषद जो है ना, उसमें जून 2026 में NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है में 2014 के कोयला खनन प्रतिबंधों को हटाने की मांग की, जिसके तहत जो ये 30 MDCs ने सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया और यह तर्क दिया कि 12 वर्षों के प्रतिबंध के बाद ADC का राजस्व एवं क्षेत्रीय रोजगार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। मतलब कि ये होता है ना, वो रेड होल माइनिंग बोलते हैं उसको, रेड होल माइनिंग बोलते हैं, इसे छोटे छोटे गड्ढे करके पहाड़ियों में और उसके अंदर जाके कोयले निकाल के फिर ये बेचते थे, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था सरकार को द्वारा। तो उसको NGT में दोबारा से इस प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई थी, किस क्षेत्र में, खासकर जो जयंतिया है, मेघालय जयंतिया हिल्स है, उस क्षेत्रों में। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कुछ अन्य संवैधानिक व्याख्याएं जो थी इन मामलों से संबंधित से 1960 का TKZ बनाम जोरमानी की CM हो गया, इसमें है 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय प्रमुखों को हटाने के संबंध में निर्णय जो होंगे वो प्रशासनिक कार्यवाही से पहले विधि सम्मत कानून बनाना आवश्यक होगा। इसके अलावा 1971 में संयुक्त खासी जयंतिया हिल्स जिला परिषद बनाम हिम सीती मोन सवियान, इसमें क्या किया गया था, जो गैर जनजातियों को भूमि हस्तांतरण को वैध विधायी शक्ति माना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कहां तक भूमि हस्तांतरण की शक्तियां क्या इसको है, छठी अनुसूची के तहत इनको ADC को है। इसके अलावा 1975 का केस, इसको 50 साल कंप्लीट हो गए। जिला परिषद बनाम जो ड्रैप जिला लिंगदो जो बोलते हैं इसको, इसमें इन जो जिला परिषदों का बाजार प्रबंधन एवं स्थानीय प्रशासन की शक्तियों को पुष्टि की गई थी और ये कहा गया था कि जो बाजार परिषदें हैं ना, वो बाजार एवं व्यापार पर पूर्ण नियामक शक्ति रखती हैं, कंप्लीट रूप से कंट्रोल कर सकती हैं। 1976 का वही 50 साल वाला केस, विशेष आयकर छूट प्रदान की गई थी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को इस क्षेत्र में, अगर वो निवास करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों में। इसके अलावा 2019 का एक इंपोर्टेंट केस और है मेघालय कोयला खनन मामला, वो हमने देखा ही था, पूर्णतः लागू 6ठी अनुसूचित क्षेत्र पर पूर्णतः लागू होता है खनन कानून राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ केसेस हो गए। इसके अलावा 107वां और 125वां विधेयक है, संशोधन तो भी मात्र 106 हुए हैं, जो संविधान संशोधन बिल होते हैं ना, हालांकि कुछ पास नहीं होते, तो उनकी बात करें, ये बिल है जो 6ठी अनुसूची के विस्तार से संबंधित थे। 107वें बिल जो 2007 में आया था, इसमें तो जो गोरखा हिल्स है ना, गोरखा हिल्स GSC दार्जिलिंग को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया, ये प्रावधान किया गया था और मौजूदा अधिकारों को रद्द कर दिया गया GSC के। इसके अलावा 125वां विधेयक लाया गया था, 19 पुराने हो चुके हैं, वैसे इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं। ADC को अधिक वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासनिक शक्तियां देने की बात कही गई थी। कार्यान्वयन लोगों में 30 से 50 सदस्य हो और ADC में प्रतिनिधित्व विहीन जनजाति हो, जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो, उनका भी, खासकर जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय में लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं, उनको भी कम से कम 2 सदस्य तो मेघालय में शामिल होने चाहिए। बोडोलैंड असम है ना, उसमें भी TCC को छोड़कर ADC की सदस्यता में वृद्धि हुई। तो ये सारी चीजें थी, ये कुछ इनसे संबंधित चिंताएं। एवं जनवरी के लिए कुछ इंपोर्टेंट, जैसे केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी थी, बजट सत्र में सकारात्मक कदम। इसके अलावा
और हालिया घटनाक्रमों की बात करें तो 2024-25 में मेघालय का कुल बजट इनके लिए 25,000 करोड़ का था अलग से। राज्य का कुल बजट, जबकि राज्य का कुल बजट जो था वो 25,574 करोड़ रुपए था। और एडीसी का मेघालय में तीनों एडीसी का संयुक्त बजट, मतलब सॉरी, 25,000 करोड़ में से 733 अलग से बजट था किसके लिए, एडीसी के लिए। मेघालय में 733 करोड़ रुपए अलग से बजट था, इन 3% से भी कम हो गया। यह है एक चुनौती पेश कर रहा है कि 3% से भी कम इन तीन जिलों को दिया जा रहा है, तो कम से कहीं ना कहीं सोचने की बात होती है। इसके अलावा 205 करोड़ JHEDC जयंती उसका बजट था। ये सारी चीजें हो गई। तो ये आप देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस खासकर उसमें काम आएंगे अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करोगे तो। कोयला खनन प्रतिबंधन अधिनियम एवं खनिज अधिकारों पर विवाद, ये 2026 का है, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। कोयला खनन प्रतिबंध एवं खनिज अधिकार का विवाद, एनजीटी का 2014 का प्रतिबंध लगाया गया था। इसकी जो पृष्ठभूमि मैंने अभी थोड़ा मोटा मोटा हमने देखा था कि मेघालय में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, खासकर जो रेड होल माइनिंग जिसको बोलते हैं, रेड होल माइनिंग की पर्यावरणीय विनाशकारिता, जिया भारती नदी में जल प्रदूषण हो रहा था। मतलब कि इनमें पानी भर जाता था, ये माइनिंग की जगह पे फिर ये वो पानी भर के फिर वो नदी में मिल जाएगा जैसे बाहर निकलेगा। उससे क्या हो रहा, प्रदूषण हो रहा था। नदी थी जिया, इसके चलते इस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध। और खासकर बहुत सारी मृत्यु हो जाती थी। मृत्यु इसलिए हो जाती थी कि वो ऐसे छोटे छोटे बिल के तरीके से गड्ढे करके कोयला निकालते थे। कभी कभी क्या हो जाता था, वो धंस जाती थी, तो उसी में दबकर बहुत से लोगों की डेथ हो जाती थी। इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, एनजीटी ने प्रतिबंध कर दिया गया था। अभी 2026 में ये जो प्रस्ताव लाया गया, इसमें 30 MDCs को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कोयला खनन प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। परिषद का तर्क था कि खनन पुनः आरंभ किया जाए, क्योंकि इससे हो क्या रहा था कि वो लोग भी जो मतलब कोयला अगर निकाल के बेचते थे ना, ये उनकी आजीविका का साधन था। और ये क्या हो गया था, इनको प्रतिबंध करने के बाद उनके आजीविका के साधन मतलब मुश्किल आ गई थी। केंद्र से इन्होंने मांग की कि खनन कानूनों को राष्ट्रपति संशोधित करे, जनजातीय के कुछ खनिजों के जो कानूनी अधिकार है उनको मान्यता दे राष्ट्रपति। 100 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता घटाकर कम से कम 4 से 5 हेक्टेयर की मांग करे। पीएम मोदी के केंद्रीय कोयला मंत्रालय संपर्क कोशिश की गई। तो ये जो था जो केस था इंपॉर्टेंट वो था। इसके अलावा ये देखो, इसमें भी वन लाइनर अगर आपको याद करना हो, छठी अनुसूची दोनों एक साथ। ये देखो, छठी ये रही, पांचवी, इसके लिए आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये 10 के 10 जिले, सॉरी 4 जिले हो गए। इनके सभी के नाम मैंने अलग अलग बता दिए थे, किस जिले से कितनी कितनी एडीसी बनी हुई है। 30 सदस्यों के 4 नामित राज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा 2019 में न्यायिक निर्णय हो गई, सीमित खनिज अधिकार नहीं, MMDRA 1957 हो गया। इसके अलावा ये सारे केसेस वगैरह, कुछ स्थितियाँ थी, कुछ बिल वगैरह थे जो एक साथ एक स्लाइड पे हैं। और इसके अलावा अगर अब एक बात जल्दी से इनके बीच में मतलब कंपैरिजन देख लेना दोनों के बीच में, तो ये देखो इस तरीके से ये रहा, एक स्लाइड भी बन जाएगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अनुच्छेद 5वीं के लिए 244(1) और 6वीं अनुसूची के लिए 244(2) और 275(1) संबंधित है। यहाँ पे 10 राज्य आते हैं, केवल 4 राज्य आते हैं, हमने याद किया था ATM स्क्वायर में मनी नहीं। इसके अलावा जनजातीय सलाहकार, यहाँ पे TAC का प्रावधान है 5वीं में, और 6वीं में ADC का। विधायी शक्ति केवल राज्यपाल को संशोधन कर सकता था, और यहाँ पे तो कानून तक बना सकता था ना, 6वीं में हमने देखा था। स्वायत्ता का जो स्तर था वो अपेक्षाकृत कम था, सलाहकारी ज्यादा थी TAC, और यहाँ पे इनको अधिक था। इनको अर्ध विधायी कार्य, अर्ध यहाँ तक कि निर्णय भी ले सकती थी, सजा भी दे सकती थी, अर्ध कानूनी भी प्रावधान इनके लिए किए गए 6वीं अनुसूची में ADCs को। और न्यायिक शक्तियों में TAC की जो सॉरी TAC जो थी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को, जनजातीय सलाहकार जो परिषद है उनको कुछ न्यायिक शक्तियां नहीं थी, जबकि ADC को क्या किया गया था, सीमित शक्तियां भी दी गई थी। इसके अलावा पेशा जो है वो केवल कहाँ पे लागू होता है, 5वीं अनुसूची में बताया था, पेशा कानून, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ जो सॉरी पंचायत का एक्सटेंशन करने से संबंधित जो पेशा एक्ट था। इसके अलावा ADC में ये स्वायत्ता नहीं है, तो 5वीं अनुसूची पेशा है 5वीं अनुसूची पर लागू होता। तो ये इनकी हो जाती है क्या, कंपेरिजन। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है ये टॉपिक, क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जब PYQ आएंगे और उनसे संबंधित कुछ नई चीज मिलेंगे तो हम उसमें और चीजें देख लेंगे। तो यहाँ पे होता है हमारा 5वीं एवं 6वीं अनुसूची का टॉपिक खत्म। अब इसके बाद चूंकि हमारे यहाँ 4 टॉपिक थे ना, तो उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था। मतलब यूटीज का कैसे कैसे उद्भव हुआ, कहाँ कहाँ से आया, उनकी गवर्नेंस क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस वगैरह थे तो थे, अपडेट क्या क्या है 26 2000 अगस्त 2026 तक।
तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो भारत में ये जो संघराज्य क्षेत्र है ना, तो इनकी नींव कहाँ से पड़ी, अगर हम कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखें ना, तो स्टार्टिंग होती है 1874 में। मतलब जो अंग्रेजों का जब शासन था उस टाइम पे ना, उनके द्वारा कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे, और बाद में इनको जो श्रेणी थी राज्यों की, जब कैटेगरी में बांट दिया था ना, कै ख गे घे, तो सी और यानी गे और घे में इनको रखा गया था। फिर क्या होता है, बाद में भारत का संविधान, मतलब सब भारत लागू हो जाता है, और सॉरी भारत आजाद हो जाता है, और आजाद होने के बाद भारतीय संविधान बनता है। संविधान बनने के बाद में ये जो श्रेणियां थी, उनके बाद में जो 7वां संविधान संशोधन होता है ना, 7वां संविधान संशोधन 1956, उनमें फिर इनको इन श्रेणियों से हटाया जाता है, और इनको किसके तहत, इनको यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश का क्या दे दिया जाता है, दर्जा दे दिया जाता है। दो भागों में जो विभक्त किया गया था ना, मतलब वो ग और ख में जो थे उनको यूटीज में रखा गया, और बाद में सिर्फ दो चीजें बची थी, एक राज्य बना दिए गए थे, एक केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने इस तरीके से बंटवारा कर दिया था कि एक ब्रिटिश राज्य क्षेत्र कौन थे जिनमें ब्रिटिशों का शासन है, एक रियासतें हो गई, एक ये अभी हमने देखा अनुसूचित जिले कौन से हो गए, तो इस तरीके से अलग अलग बांट दिए गए थे 4 पोर्शनों में। तो उनको कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद। तो उसमें होता है यूटीज का कंसेप्ट, वहां से आता है। अब ये भारत के संविधान में शामिल कैसे हैं, तो चूंकि ये जो है ना, अब हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 8 में आते हैं ये जो यूटीज हैं, और अनुच्छेद 239 से 241 तक इनके प्रावधान है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं, पहले 7 थे। पहले 7 कैसे थे, देखो पहले 7, एक तो ये जम्मू कश्मीर नहीं था, वो एक लद्दाख नहीं था, कितने बचे, 8 में से 6 बचे, और 6 में ये जो नागर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव अलग अलग थे। इस तरीके से 7 थे, लेकिन 2019 में जब इनको चेंज किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग से यूटी बनाया गया, तो ये बच गए 8, पहले 9 हो गए, फिर ये दमन एवं दीव को दादर एवं नागर हवेली में मिला दिया, तो टोटल वर्तमान में कितने हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। और इन पर जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो राष्ट्रपति को होता है, और संसद का भी सर्वोच्च अधिकार होता है, ये हम डिटेल से जानेंगे। अभी जो वर्तमान में 8 हैं वो कौन कौन से, एक तो देखो दिल्ली हो गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया, इसके अलावा अगर इनके गठन के हिसाब से देखें, हमने चूंकि अब अगर आपने क्लास ली होंगी ना, स्टार्टिंग से सीरीज से जुड़े होंगे, तो जो पहली ही क्लास थी, सॉरी पहली नहीं दूसरी वाली क्लास थी जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 पढ़े थे ना, उसमें मैंने आपको क्रम बताया था पूरा, कौन सा राज्य कौन सा कब बना था, उसके बीच बीच में कौन कौन सी यूटी बनती गई थी, कई यूटी ऐसी भी थी पहले, नंबर का कुछ राज्य ऐसे भी थे जो पहले यूटी बने, फिर बाद में उनको राज्य बना दिया गया था। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट बताई थी मैंने अच्छे से, तो अगर आपने नहीं देखी तो आपको जरूर देखना चाहिए, वो पहली ही दूसरी नंबर की क्लास है जो। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ कि जो जैसे अंडमान निकोबार की बात करें तो ये 1956 में यूटी बना था, और दिल्ली को भी 1956 में दर्जा मिला, लक्षद्वीप को भी 1956 में दर्जा मिला यूटी का, दादर एवं नागर हवेली जो था वो 1961 में जुड़ा था, याद रखना बाद में, और दमन एवं दीव है 1 साल बाद में 1962 में जुड़ गया, और जो पुदुचेरी और चंडीगढ़ है ना, ये उसके बाद भी जुड़े थे। पुदुचेरी और चंडीगढ़ जो है ये फिर 1966 में जुड़े थे। ये इनका जो क्रम पूछ लेगा भी कौन सा कब कब जुड़ा था, तो याद रखना 1956 में तो 3 याद रखना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दिल्ली। फिर उसके बाद दादर एवं नागर हवेली याद रखना 1961, 1962 में फिर नगर हवेली सॉरी दमन एवं दीव, और 1966 में आपको याद रखना है 2, कौन सी, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। उसके बाद में क्या होता है, फिर बचता है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये आते हैं 2019 में। और 1973 तक लक्षद्वीप को क्या बोलते थे, इसमें जो लकादीव, मिनिको, अमन दीवी के, अमन दीवी द्वीप से नाम से जाना जाता है, मतलब इनके जो द्वीप है ना उनके अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसको लक्षद्वीप को भी 1973 में क्या कर दिया, इसको लक्षद्वीप कर दिया गया। और हमने देखा 1992 में जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पहला तो नेशनल मतलब दिल्ली को क्या बना दिया गया था, एनआर, हाँ एनसीटी, हाँ राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल टेरिटोरियल, इसको बना दिया गया दिल्ली को 1992 में, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी रेयर ही आएगा ऐसा क्वेश्चन, कि इनको किस सोच के साथ, मतलब किसको, ये जो 8 है इनको किस सोच के साथ बनाया गया था, मंशा क्या थी सरकार की। देखो राजनीतिक एवं प्रशासनिक सोच, राजनीतिक एवं प्रशासनिक सोच के साथ तो दिल्ली और चंडीगढ़ को रख सकते हो आप, ताकि राजनीति एवं प्रशासनिक
सोच रखते हुए अच्छे प्रशासन को अच्छे से चलाया जा सके, उसके आधार पर दिल्ली चंडीगढ़ को, जबकि पुडुचेरी दादर नागर हवेली है ना, इनको भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक भिन्नताएं होने की वजह से शामिल किया गया था यूटीज में। इनमें क्या थी, सांस्कृतिक भिन्नताएं थी इन तीनों में। अब ये दो हो गई हालांकि। इसके अलावा कुछ सामरिक महत्व से भी, जैसे जो है लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है भारत की, तो इसलिए इनको यूटी बना दिया गया। इसके अलावा और ये हो गए कौन, और जम्मू कश्मीर भी आप सामरिक में ही रख सकते हैं आप, है ना, ठीक है। इसके अलावा अब हम एक एक आर्टिकल के बारे में देख ले। तो जैसे आर्टिकल 239 है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है कि इनका प्रशासन कैसे कैसे चलाया जाता है। तो प्रशासन कैसे चलाया जाता है इनका, संविधान का भाग 8 राष्ट्रपति को केंद्रीय भूमिका देता है, प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत विवरण आर्टिकल इसी भाग के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें आर्टिकल 239 क्या कहता है, इसमें कहा गया कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक कौन होगा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। जो एक प्रशासक के माध्यम से करेगा उसको प्रशासक भी बोल सकते हैं, उपराज्यपाल भी बोल सकते हैं, मुख्यायुक्त भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होगा, अभिकर्ता होगा। ये याद रखना, ये राज्यपाल की तरह नहीं होगा। राज्यपाल बेशक राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन वो केंद्र का ऐसे डायरेक्ट एजेंट की तरह ना होगा, एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। लेकिन ये जो उपराज्यपाल हो गए, प्रशासक जो होगा, तो यूटीज में नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, वो एक एजेंट के रूप में काम करेगा, सेंटर का एजेंट होगा एक तरीके से पूरा। तो ये कंपेरिजन, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना उपराज्यपाल में और जो राज्यपाल में, ये कंपेरिजन याद रखना। वो राज्य का प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, ये नहीं होता, ये केवल एजेंट के रूप में काम करता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 239 क्या है, संयुक्त प्रशासन। संयुक्त प्रशासन इसका मतलब क्या है, अगर राज्यपाल है ना, राज्यपाल कोई राष्ट्रपति है किसी राज्य के राज्यपाल को मान लेते हैं कि जैसे कोई राज्यपाल है, जैसे पंजाब का कोई राज्यपाल है, एग्जांपल ले लीजिए, पंजाब का कोई राज्यपाल है, तो उसको उसके पास में चंडीगढ़ पड़ती है यूटी, तो उसका प्रशासक नियुक्त कर सकता है। तो मतलब कि राष्ट्रपति कर सकता है, ये क्या कर सकता है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। और अभी चूंकि वो राज्यपाल रहेगा तब तक तो उसको देखो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होगा। ये हमने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल वाली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। लेकिन अगर उसको कहीं का राज्यपाल के साथ साथ कहीं का उपराज्यपाल या फिर जैसे क्या बोलते हैं उनको, मुख्यायुक्त बोलते हैं, प्रशासक जो बोलते हैं, किसी यूटी का नियुक्त कर दिया गया है, तो वहां पे ना उसके लिए परामर्श वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एजेंट की तरह काम करेगा वहां पे। तो राज्यपाल जब प्रशासक नियुक्त होता है तब वह मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। और जैसे चंडीगढ़ के लिए पंजाब का एग्जाम्पल ये सही है, इसमें यही लिखा हुआ है, हमने एग्जाम्पल भी यही चूज किया था। इसके अलावा आर्टिकल 239 की बात करें तो स्थानीय विधानमंडल का सृजन से संबंधित हो गया। ये 239 एक है, ये 2 है, ये कैपिटल ए है। यानी कि संसद की शक्ति है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन कर सकते हैं। ये पावर किसके पास होगी, ओबियसली ये संसद के पास ही होगी। और संवैधानिक संशोधन नहीं, अगर 239 के तहत बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही वह संविधान संशोधन करने का प्रावधान रखता हो। यदि किसी यूटी में विधानसभा का मंत्रिपरिषद का प्रावधान करना है और संसद ऐसा कोई संशोधन करती है तो उसको संविधान 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, याद रखना। साधारण बहुमत से ये क्या कर सकती है, इस प्रकार का कोई क्या लग सकती है, कानून ला सकती है। लचीलापन है, संसद विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों को अलग अलग संरचना, शक्तियां एवं कार्य निर्धारित कर सकती है। ये सारी पावर किसकी होंगी, इनकी संसद की होंगी। इसके अलावा 14वां संविधान संशोधन 1992 का जो है उसमें अनुच्छेदों में संविधान में जोड़ा गया। देखो अभी हम बात करें ना किन्हीं राज्यों की, मतलब किन यूटीज की बात करें जिनमें जो विधानसभा है, तो देखो 3 हो चुके हैं, पहले 2 थे, एक तो दिल्ली और पुडुचेरी वो तो थे। अब देखो कश्मीर जो है वहां पे विधानसभा है, तो ये 3 हो गई। पुडुचेरी में भी राष्ट्रपति विधि बना सकता है, बेशक वहां विधानसभा विघटित हो या बर्खास्त हो जाए। मतलब कि कानून बनाने की वैसे नॉर्मली शक्ति तो किसकी रहेगी, क्योंकि वहां पे विधानसभा है उनकी, लेकिन बना तो राष्ट्रपति भी सकता है ना। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव हो गया, जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश हो गए, उनमें शांति, विकास एवं अच्छी सरकार के लिए रूल रेगुलेशन बनाने का काम करेगा कौन, राष्ट्रपति। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों की तीनों सूचियां
यहाँ पे देखो, चूंकि राज्य का कोई प्रावधान नहीं है, यूटी है यहाँ पे, चाहे वो राज्य सूची का विषय हो, केंद्र का विषय हो या संवर्ती का विषय हो, सब पे कानून बनाने की पावर किसको होगी? सीधी की सीधी जाएगी किसको? केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को ही जाएगी। और ये जो शक्ति होगी, जो वहाँ की जो विधानसभा है, चाहे दिल्ली को ले लो, चाहे पुडुचेरी को ले लो, चाहे जम्मू कश्मीर, वहां तक भी होगी जहाँ पे इनके अपने विधायक आए हैं। पुडुचेरी विधानसभा राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है, ये याद रखना। जैसे लेकिन जो लोग, जैसे दिल्ली के बारे में बात करें तो लोक प्रशासन, पुलिस, भूमि, इनको इनके लिए कानून नहीं बना सकती जो दिल्ली की विधानसभा है। दिल्ली के बारे में हम डिटेल से भी और पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स देखो, एक तो देखो प्रशासक एवं राज्यपाल को संवैधानिक दर्जे में अंतर है, ये हमने देख ही लिया था। एक राज्यपाल का, एक राज्य का, एक तो राष्ट्रपति का एजेंट होता है। और एक कॉमन, इनमें कॉमन बात पूछे ना अगर ऐसे आ जाए प्रशासक में और राज्यपाल में, क्या उपराज्यपाल कोई कॉमन चीज बताओ, तो कॉमन चीज क्या बताओगे? एक सेकंड में क्लिक करना चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप, मैं नहीं बता रहा। कॉमन चीज इनमें क्या है? चलो मैं बता देता हूँ, और लिख भी देना, आप जरूर लिख देना। तो इनकी जो नियुक्ति है ना, वो दोनों के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखना। संवैधानिक दर्जे में अंतर है। और इसके अलावा 239 संसदीय कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और ये कुछ क्षेत्र हो गए। इसके अलावा अगर 240 आर्टिकल और 241 आर्टिकल की अगर हम बात करें ना, तो 240 आर्टिकल रेगुलेशन से संबंधित है। राष्ट्रपति को विधानसभा सहित यूटीज के में विनिमय रेगुलेशंस बनाने की शक्ति हो गई, चाहे फिर दिल्ली ही क्यों ना हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे वो कश्मीर हो। विधानसभा होने के बाद भी राष्ट्रपति क्या बना सकता है? विनियम बना सकता है। कब? जब ये विनियम संसद के अधिनियमों के समान बल रखते हैं। व्यापक विधि निर्माण की शक्ति संसद के पास ही होगी। राष्ट्रपति विनियम संसदीय कानूनों के अनुरूप होने चाहिए। मतलब ये जो रूल रेगुलेशन बनाएगा, नियम बनाएगा राष्ट्रपति, वो ऐसे ही तो बना नहीं सकता। वो होने चाहिए किसके? राष्ट्रपति। जो मतलब जो कानून है, जो लिस्ट है, जो अनुसूचियां हैं, उन्हीं के तहत होनी चाहिए। इसके अलावा 241 में उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के बारे में क्या प्रावधान किया गया है कि जो यूटीज है ना, संघ राज्य क्षेत्र है, उनके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा की जा सकती है। कौन करेगा? पार्लियामेंट के हाथ में पावर होगी वहां पे हाई कोर्ट स्थापित करने की। संघ राज्य क्षेत्र के मामले में संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों में सुने जाते हैं, और इनके बीच में आपसे अगर कोई विवाद हो जाए, अपवाद हो, दिल्ली के लिए स्वतंत्र उच्च न्यायालय, मतलब एकमात्र अगर कोई ऐसा यूटी जिसका खुद का हाई कोर्ट है, तो इसका एकमात्र एग्जाम्पल हो जाएगा न्यू दिल्ली। दिल्ली जो है, दिल्ली का जो यूटी है, दिल्ली जो यूटी है ना, उसका खुद का क्या है? हाई कोर्ट है। इसके अलावा और सभी का किसी ना किसी दूसरे राज्य से कनेक्टेड है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा जो है, उनका चंडीगढ़ 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 में पड़ जाएगा। और लद्दाख का पड़ जाएगा किसमें? लद्दाख किसमें आ जाएगा? वही कश्मीर वाले में आ जाएगा। मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अंडमान निकोबार मद्रास में आ जाएंगे, और जो है लक्षद्वीप आ जाएगा केरल में, केरल के में आ जाएगा लक्षद्वीप। महाराष्ट्र के जो मुंबई हाई कोर्ट है, उसमें दादर नगर हवेली, दमन और दीव आ जाता है। इस तरीके से हो जाता है। इसके अलावा अपील कैसे कर सकते हैं? पहले तो देखो, जिला प्रशासन का स्तर पर न्यायालय के जिला प्रशासन होगा, जो स्थानीय मुकदमों को सुनेगा, निपटान करेगा। देन आ जाएगा हाई कोर्ट, उसमें अपील संवैधानिक समीक्षा। देन सबसे ऊपर तो है ही सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम में अपील न्यायालय तो है ही। हमने तो जब जुडिशरी पढ़ी थी उसमें हमने देख लिया ये सारी चीजें। इसके अलावा न्यायालयवार संघ राज्य क्षेत्र मैंने बता दिए। दिल्ली उच्च न्यायालय का खुद का है, एकमात्र है, इंपॉर्टेंट है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में पड़ता है, मद्रास पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का जम्मू कश्मीर में। सॉरी, मैं आपको एक फैक्ट गलत बता रहा हूँ बार बार कि एकमात्र नहीं है। देखो, जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, तो ये एकमात्र नहीं है। दिल्ली का, पुडुचेरी का और जम्मू कश्मीर का, इन तीनों का है अपने पास। इनकी खुद की विधानसभाएं हैं, और इनका खुद का क्या है? सॉरी, पुडुचेरी के पास नहीं है, लेकिन दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास तो खुद का क्या है? हाईकोर्ट भी है। ये आपको याद रखना है, एक माइनर मिस्टेक हो गई तो ध्यान रखना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार से पड़ता है, केरल में पड़ता है लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, मुंबई मुंबई में पड़ जाएगा। ये सारी चीजें हो गई। प्रयोज्यता 240 में विनियम किन किन कानूनों पर, किन किन राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है राष्ट्रपति के विनियम, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, दादर एवं नगर हवेली हो, दमन एवं दीव हो, चंडीगढ़ हो, लद्दाख हो।
ये हो जाता है, इन पर क्या हो जाता है, राष्ट्रपति के विनियम सीधे डायरेक्ट लागू हो जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली को विशेष दर्जा, क्योंकि अगर हम यूटी पढ़ रहे हैं और दिल्ली के बारे में ना पढ़े तो ये तो ठीक बात नहीं रहेगी। 1 जनवरी 1992 की बात है, दिल्ली को प्रशासनिक ढांचे का ऐतिहासिक पुनर्गठन किया गया और इसको एनसीटी का अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। एनसीटी अर्ध राज्य 1991 में संशोधन वर्ष था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। दिल्ली को कितनी दी गई विधानसभा सीटें, 70 दी गई और 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 239 कैपिटल ए और एक ए भी जोड़ी गई। 3 वर्जित विषय थे जिसमें पुलिस, भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था हो गई। इसके अलावा अनुच्छेद 239 कैपिटल ए की बात करें तो दिल्ली के बारे में पहला जो आर्टिकल उसमें देखो विधानसभा की शक्तियां से संबंधित हो गया, जिसमें राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के मामलों पर कानून बनाने की पावर है, लेकिन 3 विषय, पुलिस, लोक व्यवस्था और जो भूमि है। प्रविष्टि संख्या भी याद रखना, प्रविष्टि संख्या भी पूछने लग गई, कई पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पुलिस आती है प्रविष्टि संख्या 1 में आती है और प्रविष्टि संख्या 18 में भूमि और प्रविष्टि संख्या 2 में आ जाती है सार्वजनिक व्यवस्था। इन पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानसभा को नहीं है। इसके अलावा वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, वहां का जो प्रशासक है उसको उपराज्यपाल कहा जाता है। कई बार ये विवादित विषय भी रहता है दोनों के बीच में, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दिल्ली का। मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से काम करने के लिए बाध्य होता है। संसद की प्राथमिकता की बात करें तो दिल्ली में किसी भी विषय पर संसद को सर्वोच्च कानून बनाने का अधिकार है। जो भी कानून होगा मेनली कौन बना सकता है, दिल्ली में, दिल्ली के लिए या और भी यूटीज है उनके लिए सर्वोच्च कानूनी संस्था तो संसद ही है, क्योंकि सीधे कंट्रोल में होता है। संसद के मतभेद की स्थिति में दोनों में मतभेद हो जाए तो उसका मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये हो जाता है दिल्ली के बारे में आर्टिकल 239 कैपिटल ए। इसके अलावा 239 ए बी की बात करें तो राष्ट्रपति शासन की बात करता है। जब दिल्ली का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चलाना संभव न हो तो राष्ट्रपति 239 ए बी के तहत प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है। कौन लेगा? राष्ट्रपति। और ऐसा कब होगा? जब मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता से, अब दोनों में डिस्प्यूट हो जाए, उपराज्यपाल के द्वारा स्वविवेक से कोई निर्णय लिए जाते हैं। स्वविवेक से राज्यपाल निर्णय लेकर बाकी सभी कार्यों में सहयोग व सहायता करता है। लेकिन उपराज्यपाल और मंत्रिमंडल के किसी मुद्दे पर टकराव हो जाए तो कौन सुनवाई करेगा? राज्यपाल को उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो कब कर सकता है ऐसा? एक उपराज्यपाल के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर ये जो लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। 356 से डिफरेंस ऐसा है कि ये केवल दिल्ली के लिए 239 ए बी है और 356 का मतलब हो गया पूरे राज्य में स्वतंत्र रूप से। दिल्ली के लिए संशोधन विधेयक 2021 ये क्या था? तो दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो पुलिस, भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था को कि बाहर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति अनिवार्य कर दी थी कि इन तीनों को छोड़कर आपको अगर कोई भी काम करना है तो आपको उपराज्यपाल की सहमति लेनी होगी। वास्तविक निर्णय शक्ति निर्वाचन सरकार को है। बाद में 2021 में GNCTB एक विधेयक लाया जाता है, उसमें संसद के द्वारा पारित किया जाता है। सरकार का अर्थ होता है, उसमें कहा गया कि सरकार का अर्थ होता है उपराज्यपाल। यूटीज के बारे में, खासकर दिल्ली के बारे में। विधानसभा का दैनिक प्रशासन से पूछताछ पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद 2 साल बाद में एक केस फिर आता है। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र के राष्ट्रीय हित दावे को खारिज कर दिया। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की शक्तियों की पुष्टि की, उनको राज्य सूची की कुछ शक्तियां वैसे कैसे दी गई। और 1 साल बाद में फिर एक केस आया INSC 578। उपराज्यपाल के कुछ स्टेटरी शक्तियां प्रावधानिक रूप में प्रयोग करने की अनुमति 3 विभागों में संबंधों से स्थापित किया गया। 3 भागीय संबंध स्थापित किए गए। इसमें अलग अलग क्रिया, जैसे GNCTD के बारे में क्या था, सरकार का तात्पर्य उपराज्यपाल होगा, विधानसभा की सीमाएं होंगी। तो दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों में विधानसभा क्या नहीं बना सकती? नियम नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि हमने देखा तो 3 विषय सीधे कहा जाते हैं, केंद्र के पास राष्ट्रपति कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को लागू करने के लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय देना के अवसर को अनिवार्य कर दिया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय अनिवार्य होगी। ये GNCTD संशोधन से संबंधित है। और इसके अलावा 2018 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिद्धांत निर्णय थे वो इस तरीके से हैं, वो आप देख लेना। मंत्रिपरिषद, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना आवश्यक है, सहायता एवं सलाह के लिए बाध्य भी है ये। और असंवैधानिक संतुलन, स्वायत्ता बनाम केंद्रीय नियंत्रण पर कार्य करता है। पुलिस, भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था पर लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र है। न्याय विधेयक 2018 में प्रसिद्ध, ठीक है।
ये सारी चीजें हो गया। पुडुचेरी के बारे में देखिए कुछ प्रावधान कैसे पुडुचेरी आया था अस्तित्व में। तो इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान ऐसे हैं कि एक उससे पहले एक बात एक चीज देख लो आप, देखो कैसे कि अगर कोई जैसे यूटी से संबंधित कोई समिति बनाई जाती है, सलाहकार समिति, तो उसके लिए जो नियमावली है ना, वो भारत सरकार की कार्यवाही संचालन है नियमावली है 1961 के अंतर्गत आती है। और गृह मंत्रालय है ना, वो इन यूटीज के विधायन, वित्त, बजट सेवाएं, उपराज्यपाल, प्रशासकों के नियम कैसे होंगे, नियुक्ति कैसे होगी, ये सारी ये नियमावली कौन तय करता है? गृह मंत्रालय तय करता है। ये नोडल एजेंसी होती है इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। इसके अलावा 6 क्षेत्र जो हमने देखे थे, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एवं दीव हो गया, और नागर हवेली, लक्षद्वीप हो गया, जहां विधायिका नहीं है, वहां पे क्या करेगा? गृह मंत्री सलाहकारी समिति के माध्यम से, प्रशासक सलाहकारी समिति जिसको AAC बोलते हैं, उसकी फॉर्म तैयार करेगा। और HMEC की बैठक का अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री करता है। AAC की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उस क्षेत्र का प्रशासक। AAC क्या होता है? AAC वही प्रशासक सलाहकार जो समिति होगा। तो वो अब हम जो पुडुचेरी यूटी है ना, उससे संबंधित जो प्रावधान है उसको पढ़ेंगे, साथ में उसको दिल्ली के साथ कंपैरिजन भी करेंगे कि इनकी विधानसभा में क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के में। तो पहली बात तो जो पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी वो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट है 1963 का, आप याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट, गवर्नमेंट है उसके फुल फॉर्म में भी ऐसे आ रहा है, GO, गवर्नमेंट ऑफ यूएस यूनियन TC टेरिटरी AC एक्ट 1963 के तहत इसको स्थापित किया गया था। किसको? विधानसभा को। किसमें? जो पुडुचेरी है उसमें। और इसमें 30 सदस्य थे। हमने दिल्ली में देखा तो दिल्ली में कितनी सीटें थी? 70 थी, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 30 सीटें दी गई हैं। साथ ही पुडुचेरी को विधानसभा को राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के मामलों पर कानून बनाने के सकते, जहां तक ये मामले संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होते हैं। वही दो राज्य सूची पर एवं संवर्ती सूची के वे मामले जो कहाँ लागू होते हैं? ड्यूटीज पर लागू होते हैं ना, उन तक के क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। कौन? ये विधानसभा है। सेम दिल्ली की तरह होगा। इसके अलावा दिल्ली की तुलना में पुडुचेरी को अधिक स्वायत्ता प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस चाहे हो जाए, भूमि हो जाए, चाहे सार्वजनिक व्यवस्था पर कुछ सीमित अधिकार है। और दिल्ली में तो पूर्ण रूप से अधिकार सेंटर का है इन तीनों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, भूमि पर, सार्वजनिक व्यवस्था पर। और इसके अलावा देखो, कंपैरिजन देख लोगे इन दोनों की, तो देखो ये कंपैरिजन यहाँ पे लिखी हुई है। ये कंपैरिजन इसी तरीके से विधानसभा की 70 सीटें, 30 सीटें, ये तो हो गया। उसमें दोनों ही जगह पे जो प्रशासक है उसको उपराज्यपाल बोला जाता है, चाहे वो दिल्ली बोलो या फिर पुडुचेरी, दोनों बोल लो। इसके अलावा पुलिस की बात करें तो देखो, दिल्ली में तो बिल्कुल वर्जित है पुलिस, भूमि और सार्वजनिक जो सार्वजनिक व्यवस्था देख लो या लोक व्यवस्था देख लो, ये तीनों के तीनों दिल्ली में पूरी किसके कंट्रोल में है? व्यवस्था केंद्र के कंट्रोल में। लेकिन यहाँ पे देखो पुडुचेरी में, यहाँ पे किसके कंट्रोल में? मतलब कुछ सीमित अधिकार इनको खुद को भी मिले हैं, पुडुचेरी को। दिल्ली में ऐसा नहीं है इन तीनों के लिए। इसके अलावा संविधान में कहाँ पे इनका उल्लेख है? तो आर्टिकल 239 239A भी हमने ये पढ़ा था कि जोड़े गए थे किसका? दिल्ली को, दिल्ली में विधानसभा गठित करने के लिए। जबकि पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज जो एक्ट है 1963 उसके तहत गठित की गई थी विधानसभा, याद रखना, ये हमें देखा था। इसके अलावा संसद की प्राथमिकता दिल्ली को है, दोनों को संसद की प्राथमिकता है, यानी कि जो संसद की जो फाइनल डिसीजन, लेकिन कोई भी किसी भी मामले में वो किसका काम होगा? वो संसद का होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में भी है। जम्मू कश्मीर यूटी में भी 2019 से पहले उनको पूर्ण राज्य का दर्जा था। 370 के तहत उसको विशेष स्वायत्ता थी, उसका अलग संविधान था, अलग ध्वज था, किसका? जम्मू कश्मीर को। लेकिन फिर क्या कहते हैं, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल लाया जाता है और यूटी बना दिए जाते हैं दो। जम्मू कश्मीर को 370 को कर दिया जाता है निरस्त। जम्मू कश्मीर यूटी विधानसभा सहित संघ राज्य क्षेत्र बन गया। उसमें देखो, एक तो जम्मू कश्मीर और एक जो लद्दाख है उसको अलग अलग कर दिया गया, दोनों को अलग अलग यूटीज बना दिया गया। विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्र, मतलब लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं बची ना, जम्मू कश्मीर में रह गई। यूटी जिसके पास कोई विधानसभा नहीं थी वो लद्दाख हो गया।
चुनाव विधानसभा रहित 5 संघराज्य क्षेत्र, मतलब हमने देखा 8 में से 3 देख लिया, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिनके पास क्या है, खुद की विधानसभा है। इसके अलावा 5 कौन कौन से बच गई? लद्दाख, लद्दाख देख ही लिया हमने 2019 से पहले, 2019 में अलग हुआ था। 2026 में गृह मंत्रालय ने आर्टिकल 371 के तहत जो है अनुकूलित सुई जेनेरिक मॉडल की घोषणा की थी लद्दाख के बारे में भी। क्या हम देखेंगे ये सुई जेनेरिक मॉडल क्या है। यह गृह मंत्रालय ने अनुच्छेद 371, अभी आगे पढ़ेंगे ना कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान, उससे संबंधित आर्टिकल है। 371 के तहत लद्दाख के लिए एक अनुकूलित कस्टमाइज्ड मॉडल अपनाने की घोषणा की थी। यह मॉडल क्या था? लद्दाख की विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सुरक्षा संबंधित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। और लद्दाख के लिए जो उसकी अवस्थिति है ना, एक साइड में चाइना, एक साइड में ऊपर अफगानिस्तान, पीओके, पाकिस्तान से टच कर रहा है, तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, उसको ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड मॉडल, उसकी लोकेशन के हिसाब से एक मॉडल तैयार किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा। उसको स्विस जेनेरिक मॉडल बोला गया था। किसके लिए किया गया था? ये लद्दाख के लिए किया गया था। इसके अलावा ये मैंने बताया था कि चर्चा में क्यों था, इसकी आकांक्षाएं थी, दीर्घकालीन आकांक्षाएं। एक तो या तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, देन उसके बाद में क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा के बाद में उसको 6th शेड्यूल का दर्जा दिया जाए, 6th शेड्यूल, जिसमें ATMM राज्य शामिल है। इसके अलावा स्विस जेनेरिक मॉडल न तो पूरा राज्य है, न ही पूर्ण तरीके से यूटी है, इस तरीके का मॉडल दिया गया है स्विस जेनेरिक मॉडल। ये याद रखना, न तो कंप्लीट रूप से राज्य का, न ही कंप्लीट रूप से यूटी का दर्जा किसको है? लद्दाख को है। इसके अलावा और जिनमें क्या नहीं है, विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब के राज्यपाल के द्वारा प्रशासित किया जाता है। 239(2) के तहत कोई विधानसभा नहीं है, और दोनों की राजधानी भी यही है हमें, ठीक है। पंजाब की हरियाणा के साथ में राजधानी है। न्यायालय हमने देखा था यहीं पे पड़ता है इनका। वहीं दादर नगर हवेली की बात करें और दमन एवं दीव की, तो 2020 में एकीकृत, दोनों को मिक्स कर दिया। वही पहले अलग अलग यूटी थे, एक कर दिया गया, प्रशासक के द्वारा प्रशासित, संसद द्वारा सीधे कानून बनाया जाता है। लक्षद्वीप में कोई अलग प्रशासक द्वारा प्रशासित होगा लक्षद्वीप, कोई विधानसभा नहीं है। 36 द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप में, 36 द्वीप है, उनका एक समूह है। अंडमान निकोबार की बात करें तो उपराज्यपाल के द्वारा प्रशासित है, यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। और स्ट्रेटेजिक महत्व के लिए जो महत्वपूर्ण है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 5 हो गई। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट फैसले की बात करो, 3 ऐतिहासिक निर्णय यूटी से संबंधित। तो दिल्ली की संवैधानिक स्थिति जो परिभाषित करने से संबंधित, एक देखो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस दिल्ली यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का एक केस है। इसमें जो विवादित क्या विषय था, पुलिस, भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति अनिवार्य होगी अगर कोई भी कानून बनाया जाता है, तो कहाँ पे? यूटीएन दिल्ली में। तो ये प्रावधान किया गया था। निर्वाचित सरकार को वास्तविक निर्णय की शक्ति लेने का अधिकार होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से बाध्य है, मंत्रिपरिषद लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचित करे, लेकिन अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ भी कोई कानून वगैरह बनाना है तो परमिशन ना लेकर सूचित करना जरूरी होगा किसको? सॉरी, मुख्यमंत्री को। किनमें? लेफ्टिनेंट गवर्नर की। देखो ज्यादा डिबेट कब होता है? जब दिल्ली है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और यानी उपराज्यपाल है, वो सेंटर का एजेंट हो जाएगा, और जो सीएम है, विधानसभा है तो सीएम बन जाएगा। और सीएम कौन है? सीएम राज्य का, सॉरी, सीएम है ना, तो वो विधानसभा का मुखिया हो गया, प्रधान हो गया। इनमें डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट किसी भी कोई विधेयक लाया जा रहा है उसको लेकर, किसी भी वजह से हो जाता है। ये होता क्यों है? मेनली तो देखो, जब दोनों जगह सेंटर में भी सेम पार्टी की सरकार हो और दिल्ली में भी सेम पार्टी की सरकार हो, तो ये डिस्प्यूट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो उपराज्यपाल होगा ना, ये भी किसी का, उसी सरकार का क्या होता है, एजेंट होता है। इसलिए डिस्प्यूट होने के जो गुंजाइश है ना, बहुत कम होती है। लेकिन ये कब होता है? जब सेंटर में तो अलग गवर्नमेंट हो और दिल्ली में आ जाए अलग, जैसे कि आम आदमी पार्टी थी पहले, सेंटर में थी बीजेपी। इस टाइम भी ये डिस्प्यूट है ना, बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो ये डिस्प्यूट का रीजन यही है, जब अलग अलग वो रहते हैं दोनों में। इसके बाद में सेम केस 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एक डिसीजन और दिया, वही गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी
एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि जो दिल्ली को बोलते हैं ना, एनसीआर रीजन। तो उसकी गवर्नमेंट दिल्ली की, ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2018 में आया था, 2023 में, और यही केस 2024 में भी दिया गया था। तो जो 2023 था उसमें केंद्र को राष्ट्रीय हित, केंद्र का जो राष्ट्रीय हित था ना, उसके तर्क को खारिज कर दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी होने की स्थिति, राष्ट्रीय राजधानी होने से स्थानीय हिस्सों की क्या कर दी जा रही थी, अनदेखी की जा रही थी राजधानी होने के बाद भी। इसलिए अनुच्छेद 300 239 के तहत इसको और व्यापक किया गया। निर्वाचित सरकार को अपनी सीमाओं में शासन करने के अधिकार दिए गए कि अपने लिमिटेशंस में रहे सरकार। इसके अलावा जो 2024 वाला केस था उसमें एमसीडी में एल्डमैन नियुक्ति का मामला था, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ स्टेटरी वैधानिक शक्तियां और स्वतंत्र रूप से प्रयोग की अनुमति दी गई थी। 3 भाग के संबंध थे, वही विधायी, कार्यकारी, वैधानिक। दिल्ली और संघ के संबंधों को एक नया ढांचा मिला यहाँ से। 2023 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय के बाद में जीएनसीटीडी विधेयक 2023 लाया गया, जिसमें क्या किया गया कि सेवाओं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को फिर से स्थापित किया गया। विधायी न्यायिक शक्तियों के बीच चल रहे तनाव का ये प्रमाण है वो ही कि ये विधेयक इस तरीके से था कि परमिशन लेना होता था, कोई विधायी न्यायिक कार्य करने होते थे तो विधेयक को। ठीक है, इसके अलावा अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो 2019 तक क्या था, पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा 370 धारा लगी हुई थी, अलग संविधान, अलग ध्वज, सब कुछ अलग चल रहा था। लेकिन 370 को निरस्त कर दिया गया। कब? 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? जम्मू कश्मीर 2 संघ राज्यों में विभाजित हो गया। एक जम्मू कश्मीर जिसमें कि विधानसभा बच गई, मतलब जो विधानसभा थी राज्य की उस टाइम पे, वो इसी में रह जाए, जम्मू कश्मीर में रह गई। और लद्दाख अलग हो गया। सुप्रीम कोर्ट 2023 में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि राज्य को यूटी में परिवर्तन करने, कोई भी स्टेट, देखो यूटी को तो स्टेट में चेंज करना ये संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन किसी स्टेट को 2 यूटी या यूटी में कन्वर्ट कर दे, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में, ऐसे कोई डायरेक्ट उल्लेखित था नहीं। और 5 न्यायाधीशों की पीठ बनी है। और इस केस के ऊपर उसने जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य को यूटी में परिवर्तित करने से रिजल्ट होंगे ना वो गंभीर हो सकते हैं, तो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को बढ़ावा देते हैं। 2024 में इसका चुनाव होता है। पहली बार वहां पे क्या किसी यूटी के रूप में पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, पहली बार 2024 में। विवाद तो यही एक संवैधानिक विवादों के बीच अभी भी बहस जारी है कि क्या किसी राज्य को यूटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बहस है जो अभी तक चल रही है। इसके अलावा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय निकायों पर लागू 73वां, और दिल्ली, पुडुचेरी में, अन्य यूटी में जो नगर निगम है ना, उन पर 74वां संविधान संशोधन लागू होता है। ये नगर पालिका एवं पंचायती जो प्रावधान है उनसे संबंधित हो गए। सत्ता का विकेंद्रीकरण करे तो केंद्र का यूटी प्रशासक, दैन स्थानीय निकाय का क्या किया जाता है, लोकतंत्रीकरण किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस बनाई जाती है। देखो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सारे तो एक साइड में यूटीज लिखे हुए हैं, किसमें विधानसभा है किसमें नहीं है। देखो 3 में है, शुरू में एनसीटी और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में सीटें। यहाँ पे देखो 90 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटों की बात करें विधानसभा की तो जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली की 70 या 90। वैसे याद रखना बिल्कुल आसान है। इनमें देखो सीटों की संख्या देखो 70, 30, 90 सीधा सीधा का। उसके अलावा देखो लद्दाख से लेके चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव में नहीं है, दादर नागर हवेली में नहीं है। इसके अलावा प्रशासक को अलग अलग नामों से पुकारते हैं ना, दिल्ली में उपराज्यपाल बोलते हैं, पुडुचेरी में उपराज्यपाल बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल ही बोलते हैं, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बोलते हैं। इसके अलावा लद्दाख हो गया और अंडमान निकोबार, इनमें भी, इन 5 में तो क्या बोला जाता है, उपराज्यपाल ही बोला जाता है। लेकिन चंडीगढ़ में याद रखना उसको पंजाब का राज्यपाल प्रशासक बोला जाता है, और प्रशासक या फिर उसको आयुक्त बोल सकते हो आप, इस तरीके से। और जबकि जो लक्षद्वीप है
लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली में भी इनको प्रशासक ही बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा विधायी शक्तियों के दायरे की बात करें ना, तो देखो जहाँ पे विधानसभा है वहां पे तो उनको अधिकार मिलेगा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाने का, जहाँ तक भी मतलब उनके कार्य क्षेत्र के विषय आते हैं। लेकिन एक विशेष चीज ये है कि दिल्ली में 3 जो एंट्री लिस्ट है समवर्ती सूची की, 1 to 18, 1, 2 और 18 जो है, जिसमें क्या हो जाए, पुलिस हो जाएगी, लोक व्यवस्था हो जाएगी, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस और भूमि, ये 3 जो लिस्ट है ना, इनमें सीमित अधिकार है किसको, दिल्ली को। या फिर या ऐसा समझो कि इन पर पूर्ण अधिकार किसका, सेंटर का है। जबकि और जो है और विधानसभा है उनको, उन पर जो अपेक्षाकृत कम। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए क्या है कि सीमित है, पुलिस सुरक्षा केंद्र के पास है। दिल्ली की तरह ही जो पुलिस और सुरक्षा है उसको जो जिम्मा लिए हुई है, वो जम्मू कश्मीर के लिए भी किसके पास है, सेंटर के पास में ही है। इसके अलावा और किसी में, इन तीनों के अलावा और की बात करें तो यहाँ पे कोई विधायी शक्तियों का दायरा नहीं है। संसद और राष्ट्रपति के विनिमय यहाँ लागू होते हैं, तो संसद सीधे कानून बनाती है, अगर संसद नहीं तो फिर राष्ट्रपति के डायरेक्ट जो विनिमय होते हैं, कानून होते हैं, वो यहाँ लागू होते हैं। इसके अलावा संवैधानिक आधार की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार, तो आर्टिकल देखो 69वां संविधान संशोधन हमने देखा था, 69वां संविधान संशोधन, और जिसमें 239 डबल जोड़ा गया। और पुडुचेरी के लिए था ही वो गवर्नमेंट ऑफ, जो GUT एक्ट 1963 था, 239 से जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके अलावा लद्दाख को एक सुई जेनेरिक ने तो पूर्ण राज्य ने पूर्ण यूटी का दर्जा, एक उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, वो आर्टिकल 239 और 240 के तहत ही दी गई है, 2026 में ही दी गई है ये दर्जा सुई जेनेरिक, याद रखना। ऐसे आ जाए द टर्म सुई जेनेरिक इज रिलेटेड टू, और नीचे 3-4 दे देगा कि ये किससे किससे संबंधित है, और हमें छांटना पड़ जाएगा एक कौन सा है इससे संबंधित। इसके अलावा चंडीगढ़ 239(2) के तहत, और ये सारे आर्टिकल्स हो जाते हैं इनसे संबंधित सारे। इसके अलावा कुछ एक जगह फाइनल जो स्लाइड है जहाँ पे कंप्लीट आपको रिवीजन करना हो, वो ये स्लाइड है। लद्दाख से संबंधित जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस थे, वो एक जगह मिल गए। यूटीज लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया 2024, तो वो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे भाग 8 में है आर्टिकल क्या क्या है, 239A में क्या है, 239AA कब जोड़ा गया था, देखिए 239A जोड़ा गया था, ये पहली बार आया है। 14वां संविधान संशोधन 1962, 14वें में तो जोड़ा गया 239A, और AA जोड़ा गया था 1991 में दिल्ली। इसके अलावा एंट्री हो गई, 1 में पुलिस, 2 में सार्वजनिक व्यवस्था, और 18वें नंबर पे भूमि आती है, समवर्ती सूची की एंट्री हो गई। दिल्ली के लिए राष्ट्रपति शासन 356 नहीं लगता, जबकि 239AB के तहत राष्ट्रपति को हाथ में आ जाते पावर्स, AB के तहत आते, 356 नहीं लगता। हमने कंपैरिजन भी देखा था। और ये सारी चीजें हो गई, आप इनका रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा भारत में संघवाद, दूसरी असमान संघवाद, उसका जो मॉडल है जो सभी यूटीज के लिए एक जैसा नहीं है, वही बात होगी कि सभी को एक जैसे अधिकार नहीं दिए गए सारी यूटीज को। जैसे दिल्ली, कुछ में क्या है विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों है, कुछ में विधानसभा और केवल कुछ शक्तियां हैं, जैसे पुडुचेरी जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में तो मंत्रिपरिषद है ही। इसके अलावा बाकी 5 यूटीज में केवल जो केंद्रीय प्रशासन है वो है, और लद्दाख के लिए अलग से एक स्विस जेनेरिक मॉडल ला दिया गया, 371 मॉडल, अनुच्छेद 371 मॉडल। तो ये सारी चीजें हैं जो एसिमेट्रिकल फेडरेशन है ना, असमान संघवाद को जन्म देते हैं। तो ये अलग अलग हो जाता है, सबके लिए कुछ ना डिफरेंस है ही। तो ये यहाँ पे हो जाता है हमारा यूटीज का जो सारा कुछ था, यूटीज के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जो जो प्रावधान थे वो यहाँ पे हो जाते हैं, क्या खत्म हो जाते हैं। और चूंकि खत्म होते हैं तो इसके बाद में हमारा जो आज का ही टॉपिक है 4था नंबर का, उसको जिसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, उसको अब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा तो लास्ट में हम कंपैरिजन भी करेंगे, किसका, राज्य का और यूटीज का, कि इनमें डिफरेंस क्या। चलो यहीं पे बता देता हूँ पहले मैं, एक कंप्लीट स्टेट है और एक यूटी है, इसमें पहली बात तो डिफरेंस आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि
स्टेट हो गया ना, स्टेट हो गया, केंद्र के साथ कैसे संबंध होंगे, संघीय संबंध होंगे, फेडरल फेडरल जो रिलेशन होंगे। जबकि यहाँ पे यूटीज के लिए एक एकात्मक संबंध होंगे। एकात्मक संबंध का मतलब यहाँ पे तो राज्य एवं संघ जो है अपने अपने विषयों पर अलग से पावर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे केंद्र को पूरे अधिकार है। मैक्सिमम अधिकार किसको है? केंद्र को है। इसलिए एकात्मक को संबंध होगा दोनों के बीच में, केंद्र और यूटी के बीच में। दूसरा, जब बात करें संघीय संबंध है यानी शक्तियों का बंटवारा होता है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। सीधे तौर पर बात करें तो केंद्र व प्रशासक किसके नियंत्रण में होते हैं? केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। इन राज्यों को ज्यादा स्वायत्ता होती है, इनको कोई स्वायत्ता ही नहीं होती यूटी को। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता राज्यों के लिए होती है प्रशासनिक व्यवस्था में, जबकि इनके प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं होती। यहाँ पे देखो राज्यपाल होता है जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, स्टेट की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है? राज्यपाल का तो ऐसा कोई पद है नहीं, उपराज्यपाल होता है जो प्रशासक के रूप में होता है। सेंटर का क्या होता है? एजेंट होता है। जबकि यहाँ भी एक एजेंट ना होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा, जबकि प्रशासक राष्ट्रपति का वही एजेंट होगा। ठीक है। राज्यपालों के मामले में संसद को राज्य सूची के विषय पर कुछ असामान्य परिस्थितियों को छोड़ दे तो रूल रेगुलेशन बनाने की, कानून बनाने का अधिकार राज्यों का। जबकि यूटी जो है वो संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के 3 सूचियों, मतलब इनसे संबंधित, चाहे राज्य सूची का हो, संघ का हो या समवर्ती सूची पर कोई भी कानून बनाना हो, वो कौन करता है? केंद्र संसद के द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर के लिए जो सीटें थी ना, अभी हमने 90 देखी थी, तो वो 83 है। मतलब विधानसभा में कुल जितने सदस्य है ना, दिल्ली में 70 थे। फिर भी अधिक, सबसे अधिक की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 83 हो जाएंगे, वहां पे 30 हो जाएंगे और 70 हो जाएंगे दिल्ली के लिए, और 83 हो जाएंगे किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। याद रखें। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो है उसको अब हम पढ़ेंगे। तो संवैधानिक उपबंधों की बात करें इस टॉपिक में, इसके लिए जो संवैधानिक उपबंध किए गए हैं वो क्या है? तो वो है भाग जो है 21 जो है, उसमें आर्टिकल 369 से 392 तक ये प्रावधान किए गए अस्थायी एवं संक्रमणशील उपबंधों के नाम से ये किए गए हैं। किन किन राज्यों में ये लागू हैं? किन किन राज्यों के लिए लागू है? तो अभी लगभग 12 राज्य हैं प्लस अब जम्मू कश्मीर को मान लो आप। तो इन पर ये क्या होते हैं? इनके लिए जो प्रावधान है विशेष वो लागू हैं। इन जैसे पहले महाराष्ट्र, विदर्भ हो गया, देन नागालैंड हो गया, फिर असम हो गया, मणिपुर हो गया, और आंध्र प्रदेश, सिक्किम सिक्किम हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका और गोवा। इस तरीके से हम एक एक आर्टिकल से पढ़ेंगे। ये 10 जो 12 राज्य हैं उनका, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? विशेष दर्जा देने का, विशेष कुछ अस्थायी एवं संक्रमणशील कुछ प्रावधान इनके लिए करने का। तो एक तो इनको क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना था, एक सांस्कृतिक संरक्षण बनाए रखना, संघीय विविधता बनाए रखना, राष्ट्रीयकरण। इसके अलावा इसमें कोर सिद्धांत क्या था? ये एकता के में विविधता का व्यवहारिक संवैधानिक कार्यान्वयन करना इनका कोर सिद्धांत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक बात याद रखना, 2025 का पेपर देखा होगा आपने, 2025 का अगर आपने पेपर देखा हो तो उसमें क्वेश्चन आया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नागालैंड के बारे में, और एक स्टेट और था शायद मिजोरम था या फिर सिक्किम था, इस तरीके से था। उसमें एक साइड में स्टेट का नाम लिखा हुआ था, उससे संबंधित कोई विशेषता लिखी हुई थी कि क्यों बनाया गया था। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में लिखा था कि उसको जो कैपिटल ईटानगर के नाम पर एक मतलब ईटानगर से के नाम से कोई वगैरह महल वगैरह इस तरीके से कुछ है, किला वगैरह है इस तरीके से। तो वो ये सारी चीजें इसी चैप्टर से प्रेरित है, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ये आर्टिकल अगर एक एक की बात करें, देखो पहले आर्टिकल 370 से शुरू करें। 370 आर्टिकल से शुरू करें तो इसमें क्या है? 370 हमने देखा ही था कि पहले इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, संवैधानिक आधार मूल प्रावधान किए गए थे, उस टाइम की बात है। अभी ये इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा देख लो तो आप, इसमें जम्मू कश्मीर को भारत संघ में एक अद्वितीय संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी, यानी कि वो क्या कर सकता था? राज्य की संघ सूची, समवर्ती सूची के सीमित विषयों जैसे रक्षा, विदेश मामले में संचार को छोड़ दो, पर संसद की शक्ति को सीमित करता था। इसके अलावा उसका खुद का संविधान था, खुद का झंडा था, खुद का
अतिरिक्त प्रशासन पर अधिकार उसको मिलता था जम्मू कश्मीर को। लेकिन फिर क्या होता है, 2019 में जो प्रावधान, 2019 से पहले की कुछ प्रावधानों की बात करें तो 3 विषय, रक्षा, विदेश मामले, संचार पर तो संसद की शक्ति थी। बाकी समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य की सहमति अनिवार्य होती थी। कोई भी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना हो संसद को तो पहले परमिशन लेना पड़ता था किसका, जम्मू कश्मीर का। और इसके अलावा 3 जोन क्षेत्र 35A राज्य में स्थायी निवासियों को संपत्ति खरीद, रोजगार एवं शिक्षा में विशेष अधिकार था। ये आर्टिकल 35A का मतलब जो जम्मू कश्मीर का संविधान था ना, उसका आर्टिकल 35A था कि वहां पे कौन जमीन खरीद सकता है, कौन संपत्ति खरीद सकता है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। वहां पे अलग से अधिकार था एक आधिकारिक प्रकार से कि वहां के लोग ही क्या कर सकते, बाकी जो स्थायी निवासी है ना वही जमीन खरीद सकते हैं। रोजगार एवं शिक्षा के विशेष अधिकार थे उनको। तो ये फिर बाद में क्या हुआ, 370 लागू होती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 370(1)D के तहत राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान जम्मू कश्मीर पर अपवादों एवं संशोधनों के साथ लागू करने की शक्ति अपनाई। और 370 लागू हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसके बाद में क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा स्वयं अस्थायी प्रावधान के रूप में इसको उल्लेखित किया गया था। मार्ग शीर्षक में टेम्परेरी प्रोविजंस का शब्द जो है स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था। जम्मू कश्मीर का कोई अतिरिक्त आंतरिक जो संप्रभुता नहीं थी, जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। अनुच्छेद 370 केवल एक अस्थायी संवैधानिक व्यवस्था थी। बाद में इसको चेंज भी किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा था। चलो उसके बाद में आता है क्या है, 5 अगस्त 2019 वाला वो दिन आता है जिस दिन राष्ट्रपति आदेश देते हैं और इसको निश्चित कर दिया जाता है किसको, जो 370 के तहत विशेष प्रावधान किए गए थे जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नाम से ये आता है। और इसमें राष्ट्रपति आदेश 272 संसद का प्रस्ताव आता है। बाद में देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो कि संवैधानिक पीठ है ना, उसने 11 दिसंबर 2023 को इसको सर्वसम्मति से इसे संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। क्योंकि ये जब प्रावधान किया गया था तो उसमें कहा गया था कि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगी, कुछ समय के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। कुछ दर्जे जो स्पेशल दिए गए थे, एक समय के बाद उनको सुधारने की बात कही गई। 2023 में क्या डिसीजन लिया था, उस टाइम पे CJI DY चंद्रचूड़ थे। इसके अलावा और जो कुछ जजेज हैं, संजीव खन्ना, संजय किशन कौल, BR गवई और जो सूर्यकांत, जो भी हाल में हमारे क्या है CJI है। मतलब ये इनमें से देखो संजीव खन्ना हो गया, ये सारे CJI तो पहले चंद्रचूड़ तो थे ही, अब सूर्यकांत जी अब हमारे CJI है। तो ये मतलब कि मेन जो लीडर थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये डिसीजन दिया था जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। मुख्य निर्णय यही था। 370 केवल अस्थायी था। राष्ट्रपति को एक तरफा निरस्त करने की शक्ति है। राज्य का दर्जा की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इनको राज्य का दर्जा वापसी पुनः दे दिया जाएगा। ये बात कही थी किसने, जो राज्य की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल था केंद्र की तरफ से। और अब जब उसका निरसन हो गया, अब क्या कंडीशन है, संवैधानिक एकीकरण हो गया, वहां पे भारत का संविधान लागू होता है। वो जो 335 हमने पढ़ा था ना, संपत्ति के राइट्स को निरस्त करने वाला, सॉरी संपत्ति के जो राइट्स थे केवल स्थायी निवासियों के लिए था, वो समाप्त हो गया। कोई भी खरीद सकता है जो भारत का निवासी हो। जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए दो, कितनी बार पढ़ लिया आपने इसको। 2024 विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, पहली बार वहां पे राष्ट्रीय सम्मेलन MPDP की जीत हुई। राज्य दर्जा बहाली 2025-26 में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी तक लंबित है। मतलब ये कोशिश चल रही है कि इनको क्या कर दिया जाए, राज्य का क्या कर दिया जाए, दर्जा दे दिया जाए। अब हम आर्टिकल 371 पढ़ेंगे। 371 में 371 से लेकर 371J तक है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 371 ही देख लेते हैं। 371 से किससे संबंधित है, महाराष्ट्र और गुजरात महाराष्ट्र से संबंधित है। उसका जो विदर्भ है ना, विदर्भ, इसके लिए अलग से बोर्ड बनाया गया है, महाराष्ट्र गुजरात विकास बोर्ड के नाम से। राष्ट्रपति इन राज्यों के राज्यपालों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी 371 के तहत, ताकि क्षेत्रीय संतुलन को दूर किया जा सके। महाराष्ट्र का तो कौन सा क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और कुछ शेष महाराष्ट्र, इस तरीके से। और गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात, ऐसे 3-3 पोर्शन में बांट के ये बोर्ड बनाया गया है। प्रत्येक विकास बोर्ड की जो वार्षिक रिपोर्ट होगी ना, कहाँ पे, संबंधित जो राज्य है उसकी विधानसभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
विकास व्यय का न्याय संगत वितरण होना चाहिए और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर क्या हो, सर्जित हो। ये कौन कोशिश करता है? ये विकास बोर्ड कोशिश करता है। इसके अलावा यह प्रावधान की बात करें, ये जो प्रावधान किया गया था ना महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए, इसमें ये पहली बात तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको देंगे? राज्य की विधानसभा को संबंधित। और कोशिश करेंगे शिक्षा हो जाए, तकनीकी प्रशिक्षण हो जाए, उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं और राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने क्या करिए, कोशिश करे। कौन? ये मराठवाड़ा विदर्भ के जो बोर्ड है वो उनको क्या किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा ये जो विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात किसमें आता है? आर्टिकल 371 के तहत। यहां से फिर सीधे हम जाएंगे पूर्वोत्तर में, यानी नागालैंड में जाएंगे दूसरे नंबर, और वो दूसरा नंबर ही होगा आर्टिकल 371 ए, कैपिटल ए 371 हो जाएगा। इसमें नागालैंड को अपनी धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं की रक्षा के लिए सर्वाधिक शक्ति दी गई। नागालैंड को अपनी धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं की रक्षा के लिए जो सर्वाधिक सशक्त विशेष प्रावधान किए गए थे, जिसमें संसद की सीमित शक्ति थी। नागालैंड की धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं से संबंधित कोई कानून बनाना होगा ना, तो ये कानून कौन बनाएगा? नागालैंड की जो विधानसभा है उसकी सहमति के बिना केंद्र बना सकती, उसकी सहमति के बिना नहीं बना सकती, यानी सहमति लेना अनिवार्य है केंद्र के लिए, अगर उनके कोई धार्मिक सांस्कृतिक प्रथाओं से संबंधित बनाना हो कोई कानून। इसके अलावा राज्यपाल की कुछ विशेष भूमिका थी नागालैंड से संबंधित, जैसे सामाजिक धार्मिक मामलों में राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी थी कि राष्ट्रपति विशेष निर्देश दे सकते हैं। वही सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित हो गया, नगा परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक संरचनाएं, संवैधानिक सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर कहाँ पे वो देखा गया? नागालैंड में था। तो ये नागालैंड से संबंधित हो गया 371 ए। उसके बाद में आते हैं 371 बी, 371 सी, 371 डी। नागालैंड हमने पढ़ा, देन असम में चले जाएंगे और देन मणिपुर। ये पूर्वोत्तर के 3 राज्य कंटिन्यू आते हैं, नागालैंड, फिर उसके नीचे मणिपुर, मणिपुर के फिर मतलब असम। असम की बात करें, असम बी में आता है, बी में असम आता है, सी में मणिपुर आता है, फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो नागालैंड के बाद असम में चलेंगे तो आंतरिक प्रशासन राष्ट्रपति को विशेष जिम्मेदारी होती है। इंटरनल प्रशासन की किसकी? राष्ट्रपति की विशेष जिम्मेदारी होगी इस क्षेत्र में। स्वायत्त परिषद हैं 6ठी अनुसूची में, जैसे बोडो, कार्बी एंग्लोंग, डिमा, असाबो, असाओ। इसके अलावा राभा असोंग स्वायत्त परिषद, मतलब कुछ स्वायत्त परिषदें हमने पढ़ी थी। एडीसी पढ़ी थी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें मेन 3 थी। हमने 6ठी अनुसूची अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। इसके अलावा असमिया भाषा, संस्कृति एवं जनजाति परंपराओं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान करना, आंतरिक प्रशासन बनाए रखना, इसके लिए राष्ट्रपति की क्या होती है? विशेष जिम्मेदारी दी गई है 371 बी के तहत। असम के लिए है ये। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो असम के बाद मणिपुर आता है, सी में सी मणिपुर। राज्यपाल की यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है आंतरिक प्रशासन एवं धार्मिक मामलों में। वही स्वायत्त जिले सेनापति, चूड़ाचांदपुर, तामेंग लोंग। स्थानीय परंपराएं हो गई, रीति रिवाज हो गई, धार्मिक प्रथाओं को सुरक्षा दी गई। राष्ट्रपति विशेष दिशा निर्देश दे सकता है इसको, मणिपुर को भी। इसके अलावा आर्टिकल 371 डी कहाँ पे आ जाता है? आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गया, क्षेत्रीय संतुलन, जैसे तेलंगाना। देखो डी और ई है ना, ये आंध्र प्रदेश में तेलंगाना संबंधित है। डी जो है तेलंगाना, रायसीना रॉयल सीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश के बीच प्रावधान जो है उनसे संबंधित है। इसके अलावा राज्य सेवाओं में एक समान रोजगार के अवसर हो, तकनीकी शिक्षा में समान सुविधाएं हो, विकास व्यय का न्याय संगत वितरण हो, तो इससे संबंधित क्षेत्रीय संतुलन के लिए जिम्मेदार है 371 डी। तेलंगाना के अलग होने के बाद शेष प्रावधान आंध्र प्रदेश में प्रासंगिक रह गए, क्योंकि क्या हुआ 2014 में अलग हो गया था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, इसलिए ये जो प्रावधान है शेष आंध्र प्रदेश तक प्रासंगिक रह गए। इसके अलावा याद रखना, असम में, मणिपुर में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी थी और 6ठी अनुसूची के बीच असम में राष्ट्रपति देखा था, मणिपुर में राज्यपाल देखा था। कुछ जिम्मेदारी किस किस को दी गई थी। इसके अलावा ई की बात करें, ई, अब ई से लास्ट जे तक देखेंगे तो ई में बात होता है, ई में आंध्र प्रदेश ही आ रहा है। देखो डी में भी आंध्र प्रदेश, ई में भी आंध्र प्रदेश, ई और डी में आंध्र प्रदेश क्योंकि तेलंगाना के साथ में था। ई की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित था, वो वहां पे विश्वविद्यालय से संबंधित ना होकर किससे संबंधित था?
रोजगार से, तकनीकी शिक्षा से, विकास व्यय के न्याय संगत वितरण से संबंधित था वो प्रावधान। और यहाँ पे देखोगे ना, ई जो है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित मुख्य प्रावधान था। उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने पर विशेष बल दिया गया था इसमें। इसके अलावा एफ की बात करें, देन सिक्किम चला जाता है, वापसी उधर चलेंगे पूर्वोत्तर की तरफ। 1975 में विलय के बाद इसको विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमने देखा था 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। बहुराज्य, लेपचा, सिक्किम, नेपाली, लिम्बू, ये कुछ जनजातीय है ना, बहुजातीय जिसको बोलते हैं। राज्यपाल का विशेष जिम्मेदारी दी गई थी राज्यपाल को इससे संबंधित सिक्किम में। इसके अलावा जी की बात करें तो जी मिजोरम से संबंधित है। धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा, संसद को कुछ सीमित शक्तियां देता है। और विशेष विशेषता इसकी ये थी कि 371 जी के तहत मिजो सांस्कृतिक, भाषा, जो सामाजिक संरचना है उसकी सुरक्षा के लिए जैसे नागालैंड को प्रावधान किए गए 371 ए के तहत, उसी तरीके से मिजोरम की संस्कृति, भाषा, सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए जी के तहत। एच में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आंतरिक प्रशासन पर राष्ट्रपति को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें में स्थानीय भाषा एवं परंपरा इसके तहत आती है। 371 में गोवा हो गया, जो 1961 में इसको क्या किया गया था, इसकी मुक्ति हुई किससे, पुर्तगीज से, मतलब पुर्तगालियों से। और मुक्ति के बाद सीमित विशेष प्रावधान इसको दिए गए। राज्य की तुलना में न्यूनतम विशेष अधिकार भारतीय संविधान के तहत पूर्ण समानता इसको दी गई है। इसके अलावा लास्ट जो था आर्टिकल 371 जे के तहत गोवा कर्नाटक आएगा। हैदराबाद कर्नाटक केंद्र का विकास किया गया। जो कर्नाटक है ना, उसमें हैदराबाद कर्नाटक के नाम से क्षेत्र विकास किया गया। राज्यपाल की पावर्स थी। इसके लिए 98वां संविधान संशोधन 2012 जोड़ा गया था और संवैधानिक हालिया विशेष प्रावधान किए गए कर्नाटकों के लिए। तो याद रखना, आप देखो इसको एक बार देख लिया, एक बार रिविजन कर लोगे या फिर एक बार क्लास और देखोगे तो और आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे छोटे छोटे प्रशासन। मेनली तो आपको ऐसे याद रखना है कि किस किस राज्य के लिए, मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो इसको अगर आप मैप से देखोगे ना कि कौन सा राज्य के लिए प्रावधान, कौन से राज्य के लिए, मतलब कि मैप के तरीके से कौन कौन से राज्य इसके लिए जिम्मेदार थे, तो हम मैप से समझ लेंगे इन सभी को। इस तरीके से, चूंकि ये स्लाइड है ना थोड़ी छोटी है इसलिए थोड़ा बड़ा नहीं बन सकता यहाँ पे, चूंकि वैसे देखो ओरिजिनल देखोगे तो भारतीय नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है ना वो ज्यादा है, हमारे मैप में बन जाती है जो ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन हमें बस समझना है, हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो देखो 371 कहाँ पे, ये गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित प्रावधान है, वो 371 में है। गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित 371 में आ जाता है। उसके बाद में फिर ए में चले जाएंगे तो यहाँ पे नागालैंड आ जाएगा। उसके बाद में सीधा असम पे चलते हैं, सी में, बी में आ जाएगा असम। और सी में जो प्रावधान किए गए हैं वो फिर मणिपुर के लिए किए गए हैं। उसके नीचे मिजोरम आता है, लेकिन मिजोरम के लिए सी में प्रावधान नहीं किए गए। तो देखो इस तरीके से याद रखना है, तो नागालैंड, असम और सॉरी मणिपुर, ए बी सी हो गया। अब डी और ए हमने देखा था आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। एफ फिर वापसी सिक्किम में चला जाता है, एफ सिक्किम में चला जाता है। फिर जी कहाँ पे जाएगा, जी जाएगा, अब एफ जी जाएगा मणिपुर में, सबसे नीचे जो है पूर्वोत्तर का राज्य। और फिर एक्स जाएगा ऊपर अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से ये भी एक ट्रायंगल बड़ा वाला बना रहा होगा, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। उसके भीतर ने हमें बनाया था एक नागालैंड, असम और मिजोरम। एच तक हो गया, एच। अब हम आई की बात करें तो आई गोवा से संबंधित था और जे कर्नाटक से संबंधित था। तो इस तरीके से क्या थे, ये सारे प्रावधान थे। आप इसको मैप पे बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा आपको, ये सारे अलग अलग राज्यों के लिए जो प्रावधान किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे 371 तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा 369 टू 369 आर्टिकल जो है उसमें जो राज्य सूची पर संसद को अस्थायी शक्ति दी गई थी कि संविधान प्रारंभ से 5 वर्ष तक, जब संविधान प्रारंभ हो रहा है तब संसद को राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। इस तरीके से कानून बना सकता है जैसे समवर्ती सूची स्टार्टिंग के 5 वर्ष के लिए, जिसमें कपास, ऊन, जैसे कागज, खाद्य पदार्थ, कोयला, लोहा, इस्पात, अपराध, ये सारे विषय इसमें शामिल थे। तो ये उस टाइम के लिए याद रख लेना कि जब शुरू में क्या बनाया गया था, संविधान लागू होते ही 5 साल के लिए समवर्ती सूची की तरह सेंटर को अधिकार थे।
क्योंकि राज्यों में नई नई व्यवस्था लागू हुई थी। बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उनमें कानून बनाना था, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती थी। इंफ्रा भी डेवलपमेंट करना था, वोटिंग सही टाइम से हो जाए ये सुनिश्चित करना था, रूल रेगुलेशन तो पूरे देश के लिए बनाने थे। 372 में विद्यमान कानूनों पर प्रवर्तित रहना। संविधान में से पहले के सभी कानून तब तक प्रवर्तित रहेंगे जब तक सक्षम विधानमंडल के द्वारा उसको संशोधित या निरस्त नहीं कर दिया। 26 जनवरी 1950 को फिर ये समाप्त हो गए। जो पहले के थे, राष्ट्रपति की शक्ति 3 वर्ष तक कानूनों को संविधान के अनुरूप संशोधित कर सकता है। अगर कोई कानून पहले का है, जो संविधान से पहले का, जो कांग्रेसों के द्वारा बनाया गया है, उसको कुछ संशोधित करके रखना है, तो वो उसकी शक्ति स्टार्टिंग के 3 साल तक दी गई थी राष्ट्रपति को। ये प्रावधान अभी के लिए, आज के लिए नहीं, लेकिन उस टाइम के लिए प्रावधान किए गए थे। 273 भी था जो निवारक निरोध संक्रमण सुरक्षा देता है। संविधान में प्रारंभ में निवारक निरोध में रखे व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित था। आर्टिकल हमने पढ़ा था 20 हमने पढ़ा था, आर्टिकल 20 नहीं, आर्टिकल 22 हमने पढ़ा था। समय सीमा 6 महीने, राष्ट्रपति के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 6 महीने इस तरीके का कोई प्रावधान निवारक निरोध से संबंधित 373 के तहत किया जाता है। तो ये विषय हो गए। और इसके अलावा 370 को हमने अच्छे से देख लिया, उससे संबंधित कुछ केसेस भी आए थे, जैसे शाह फैसल बनाम भारत संघ का मामला था। याचिकाकर्ता कौन था? एक IAS अधिकारी था 2019 के बाद, शाह फैसल। उन्होंने निरीक्षण की संवैधानिकता को जो प्रारंभिक चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट के मामले में संवैधानिक पीठ को भेजा था। यानी कि उन्होंने ये जो स्टेट से यूटी बना दिया गया था ना, इस विभाजन को चुनौती दी थी। 2020 में इसकी प्रारंभिक सुनवाई की गई। प्रश्न यही था कि क्या राष्ट्रपति एक तरफा अनुच्छेद 370 को निरस्त कर सकते हैं। 2011 दिसंबर 2023 की बात करें तो निर्णय दिया गया सर्वसम्मति से। वही अवार हमने देखा था कि अस्थायी रूप से जो प्रावधान थे वो जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी रूप से थे, और इन्होंने जो किया है वो सही किया एकदम, उससे वो दर्जा हटा के। लेकिन एक बात ये भी कही थी कि वो राज्य का दर्जा उसको पुनः बहाल करेंगे। और 25-26 में राज्य दर्जा याचिका, यानी जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका लंबित थी। ये अभी तक भी मतलब पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी कोई फाइनल डिसीजन कब तक राज्य वापसी बना दिया जाएगा ये नहीं हुआ। इसके अलावा ये देखो, क्विक रिवीजन अगर आपको याद करने हो तो देखो, असम, सॉरी, गुजरात और मराठवाड़ा या महाराष्ट्र जो है, विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा, उसके लिए 371 ए नागालैंड धार्मिक सामाजिक प्रावधान। मिजोरम, मतलब कुछ सिमिलरिटीज के हिसाब से याद करा रखा है। 71 ए और जी, इनका जो, इनमें जो प्रावधान है वो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक प्रथाओं से संबंधित है। और इसके अलावा सिक्किम हो गया, एफ में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी हो गई। असम, मणिपुर और कर्नाटक, इनको मतलब ये सारी चीजें हमने देख ही ली है ना, वही बातें सारी रिपीट होती है, फिर इसमें आप याद रख लेना इनको। कर्नाटक का जो 371 जे ऐड किया गया था 2012 में, 98वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। सबसे लेटेस्ट यही है, विशेष राज्यों के दर्जे से संबंधित जो जे आर्टिकल है 371 जे कब जोड़ा गया था याद रखना, 398वां संविधान संशोधन किया गया था तब जोड़ा गया 2012 में। कर्नाटक के लिए कुछ प्रावधान किए गए। सबसे मजबूत विशेष प्रावधान 371 में नागालैंड और मिजोरम 371 जी के तहत है। संसद की शक्ति पर सर्वाधिक प्रतिबंध हो जाएगा कि वो कानून बनाएंगे तो किससे परमिशन लेंगे? संबंधित राज्य से परमिशन लेंगे। विशेष उपबंधों का संवैधानिक महत्व, संघीय संरचना में विविधता का व्यापारिक कार्यान्वयन की बात करें तो ये जो प्रावधान है ना अलग अलग राज्यों के लिए, ये भारतीय संविधान की असाधारण लचीलेपन एवं विविधता को दर्शाते हैं। इस तरीके का कंसेप्चुअल क्लियरिटी एमएनएस के लिए ज्यादा जरूरी है। एक तो संवैधानिक लचीलापन को दर्शाते हैं, क्षेत्रीय संतुलन को बिठाने के लिए पिछड़े सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्रों के विकास को महत्व देते हैं, इसके लिए विकास बोर्ड बनाए जाते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक संरक्षणों की, जैसे नागालैंड, मिजो, सिक्किमी, असमिया, मणिपुरी जनजाति है ना, इनके अलग संख्या में स्थानीय समुदायों की परंपराओं को सर्वोच्च संवैधानिक सुरक्षा और संघीय सिद्धांत पर, इसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता में विविधता का व्यवहार को कार्यान्वित करने के लिए सारे जो प्रावधान है वो लागू किए जाते हैं। कितने राज्यों में? 12 राज्यों में। 98वें संशोधन से लेटेस्ट जोड़ा गया कर्नाटक। और ये कुछ डिसीजंस कब कब थे, जम्मू कश्मीर को कब निरस्त किया गया था, ये एक स्लाइड में आपको कंप्लीट एक सब कुछ मिल जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये लो, अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा एक स्लाइड में देख लो, कब कब निरसन किया गया। ये तो 370 के बारे में, ये उनका जो उसके जो संविधान था
कश्मीर का उसका कौन सा आर्टिकल था जिसमें जो संपत्ति के अधिकारों को केवल स्थायी जो निवासी है उनके लिए उन तक सीमित कर दिया गया था, तो वो 300 सॉरी आर्टिकल 35A था। इसके अलावा ये विशेष प्रावधानों से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हो गए, और मुख्य बिंदु क्या क्या थे उनसे संबंधित, किसी राज्य से संबंधित संक्रमणकालीन कुछ प्रावधान कैसे याद करना है। संक्रमणकालीन प्रावधान जो है ना, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान या अस्थायी एवं संक्रमणकालीन प्रावधान वो यही थे कि स्टार्टिंग में 5 साल तक राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की सूची समवर्ती सूची की तरह है, और राष्ट्रपति पुराने कानूनों को संशोधन कर सकता है, को लागू जितना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित 373 भी हमने देख ही चुके हैं। संवैधानिक सिद्धांत क्या क्या हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आई थी, विविधता में एकता, असममित संघवाद जिसको एसिमेट्रिक फेडरेशन बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। ये सारी टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट आए जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हो। इसके लिए जम्मू कश्मीर का अगर 2027 की बात करें, हमारे जब वो एग्जाम हो तब तक अगर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा दिया जाता है तो चलो उसको तो हम एडिट कर ही लेंगे, अपडेट कर लेंगे। तो ये हो जाता है यहाँ पे हमारा विशेष राज्यों के लिए कुछ उपबंध है, ये टॉपिक भी हो जाता है यहाँ पे समाप्त। तो आज के हमारे चारों टॉपिक यानी 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, यूटीज पढ़ लिए हमने, और कुछ विशेष राज्य जो हैं वो पढ़ लिए। उसके अलावा अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हमारी नेक्स्ट क्लास 12th नंबर की क्लास होगी, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो निकाय है ना, जिसमें हम यूपीएससी पढ़ेंगे, यूपीएससी पीसीएस भी पढ़ेंगे, उसी के तहत पढ़ेंगे। और जैसे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 हो गया, इलेक्शन कमीशन 324 हो गया, तो जो भी संवैधानिक निकाय है ना संविधान में, उनको हम जल्दी से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कुछ इतनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। साथ में हम इसको ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि इसमें इतने साल इतने साल तक इतने इतने सदस्य हैं, कार्यकाल इतने इतने वर्ष का है, ये संबंधित आर्टिकल हो गई, ये इनकी पावर्स हो गई, लगातार ऐसे। तो इनको कंपैरिजन के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, तो कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास आपको कैसे लगी फीडबैक जरूर देवे, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।